ये जो स्क्रीन पर आपको आर्किटेक्चरल मार्वल दिख रहा है, दिस इज बृहदेश्वर टेम्पल, दिस इज इन तमिलनाडु, जिसको कि बनाया गया था बाय द चोलास। ठीक है। इफ आई आस्क यू, इज इट नॉट अ पीस ऑफ आर्ट, तो यू विल से यस, इंडीड इट इज अ पीस ऑफ आर्ट। और मैं आपसे ये कहूँ कि ये देखो, यहाँ पे छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे, ये लोग हैं। और इसकी जो टॉप है वो यहाँ पर है, देख रहे हो कितना बड़ा टेम्पल है और बना है सेंचुरी से पहले। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि उस समय पे भी साइंस कितनी आगे थी, आर्किटेक्चरल साइंस? तो बिल्कुल, तो इसको बनाने में किसका इस्तेमाल हुआ है? साइंस का। और अब मैं आपको आर्किटेक्चर की डेफिनेशन पूछूँ, तो आप क्या बोलोगे? आर्किटेक्चर इज़ आर्ट एंड साइंस ऑफ डिज़ाइनिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स। बस यही आज का हमारा आर्ट एंड कल्चर का पहला चैप्टर है, आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे देख लीजिए डेफिनेशन में भी वही लिखा हुआ है, आर्किटेक्चर इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ डिज़ाइनिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स। बढ़िया। अब अगर हम ध्यान से देखें, तो भारत में पहली बार ऐसा आर्किटेक्चर कब बना? ये बना था हड़प्पा के पीरियड में, जब हमने खुदाई करी तो हमें समझ में आया। तो क्रोनोलॉजी में सबसे पहले हमको पढ़ना चाहिए हड़प्पन आर्किटेक्चर के बारे में। दैट इज़ एक्ज़ैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू रीड नाउ, हड़प्पन आर्किटेक्चर। तो ये रहा हड़प्पन आर्किटेक्चर। तो देखते हैं कि हड़प्पन आर्किटेक्चर की विशेषताएँ क्या हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन कब आई? जैसे यहाँ पे लिखा है ना, अगर आप इस पे बहुत ध्यान दोगे ना कि भाई इससे इससे तक था, तो आप फिलॉसफी भूल जाओगे। हम यहाँ पे फैक्ट नहीं, हम यहाँ पे फिलॉसफीज़ और लार्जली लोकेशन, इन दोनों पे ध्यान देंगे, ठीक है? हम नंबर्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, नंबर पे ध्यान दोगे तो जो फिलॉसफी है वो दिमाग में जाएगी नहीं, है ना? और अंत में बस इतना ही याद रहेगा कि हड़प्पा के 5 टाउन थे, चनूदारो, मोहनदारो, है ना? ये सभी याद रहेगा, ये याद नहीं करना। हमको समझना है कि यहाँ पे स आर्किटेक्चर कैसा था, ठीक है? यहाँ पे बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर्स में क्या यूनिक चीज़ें थी। पहली चीज़ देखो क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि ग्रिड पैटर्न्स थे फॉर्मिंग रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स। ग्रिड पैटर्न का मतलब क्या होगा? कि ये रास्ता यहाँ से बना, फिर एक रास्ता यहाँ से आया और यहाँ पे भी मतलब ये रास्ता कंटिन्यूड है। तो ये रास्ता ऐसे 90 डिग्री पे काट रहा है, इसने ग्रिड्स बना दी। जैसे ये पहली ग्रिड मान लो, ये दूसरी ग्रिड मान लो, ये तीसरी ग्रिड मान लो, ये चौथी ग्रिड मान लो। इसका मतलब क्या होगा? इसी के साथ-साथ यहाँ पे लिखा है प्लान्ड स्ट्रीट्स एंड alleyways। जैसे अगर मैं मेरे गाँव में जाता हूँ ना, तो मेरे गाँव में पहले घर ऐसे होते होंगे, एक घर यहाँ पे, एक घर यहाँ पे, फिर एक घर यहाँ, फिर एक घर यहाँ, फिर उसके बाद एक घर यहाँ, ऐसे करके होता होगा, फिर एक घर यहाँ। तो अगर मेरे गाँव के रास्ते की मैं बात करूँ, तो मेरे गाँव के रास्ते ऐसे चलते हैं, ऐसे करके। मतलब ऐसे करके है मेरे गाँव के रास्ते। तो समझ में आता है कि पहले घर आए हैं, फिर सड़क आई है। लेकिन हड़प्पा में क्या है कि सड़क 90 डिग्री पर है। इसका मतलब पहले सड़क बनी है और फिर घर आए हैं। तो दैट मीन्स हड़प्पा वाज़ अ प्लैन्ड सिटी, है ना? इट वाज़ अ प्लैन्ड सिटी या फिर प्लैन्ड स्ट्रीट्स एंड एलीवेज़ थे। फोर्टिफिकेशन, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हड़प्पा के जो कोने होते थे, वहाँ पे बेसिकली हमको वॉल्स मिलती हैं, सिटी वॉल्स मिलती हैं, जो कि ये दिखाती है कि सिटी फोर्टिफाइड थी। उस समय पे मे बी जंगली जानवरों से बचाने के लिए या फिर फ्लड से बचाने के लिए या फिर दूसरी ट्राइब के लोगों से बचाने के लिए खुद को फोर्टिफाई कर लिया। सिटी की डिवीजन होती थी, जैसे कि सिटी वाज स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, सिटाडेल अपर पार्ट एंड द लोअर टाउन लोअर पार्ट, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, तो आज भी तो भारत में ऐसा ही है। राष्ट्रपति जी कहाँ रहते हैं? रायसीना हिल में। सारे के सारे बड़े सेलिब्रिटीज़ कहाँ रहेंगे? मलाबार हिल में। जो हॉलीवुड के सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, वो कहाँ रहेंगे? बेवरली हिल में। तो वैसे ही उस समय पे भी ऐसा होता, जो अपर पार्ट होता था हिल का, मतलब हड़प्पन सिविलाइज़ेशन ऐसी नहीं थी। वो कह रहे हैं हड़प्पन सिविलाइज़ेशन थोड़ी-सी ऐसे स्लोप पर थी। तो जो जो रिच लोग थे या जो हायर लोग थे, वो यहाँ रहते थे और बाकी लोग यहाँ पे रहते थे। ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिटाडेल जिसको कहते थे, जो कि एक रेस प्लेटफ़ॉर्म पे था, पब्लिक बिल्डिंग थी, मार्केट एरियाज़, हाउस ऑफ रूलर्स एंड वर्कशॉप सब यहाँ पर होगा। मतलब जो आज जो गढ़ होता है ना? जो गढ़ होगा वो ये था और बाकी जो बाहर लोग रहते थे वो नीचे रहते थे, उनको कहते थे लोअर टाउन। ठीक है? इसी के साथ-साथ अगर हम देखें, तो आपको क्या दिखता है? आपको दिखता है कि हड़प्पा के अंदर इन लोगों ने ड्रेनेज सिस्टम्स भी लेकर आए थे। मतलब साथ-साथ में ये ड्रेन चल रही है। इसका अब ये बेसिकली आप बोलोगे कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है? ड्रेन्स तो होती हैं। अरे! गाँव में ड्रेनेज सिस्टम इतना एडवांस नहीं होता ना, तो इसका मतलब क्या है कि ग्रिड पैटर्न, ड्रेनेज सिस्टम ये सब बताते हैं कि हड़प्पा वाज़ अ अर्बन कल्चर। समझ रहे हो? तो ड्रेनेज में देखते हैं क्या लिखा है, द हड़प्पन्स हैड एन एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम।
with house drains connected to street drains made of durable material. These were covered with manholes for easy cleaning. देख रहे हो कि मतलब ड्रेनेज जो है वो कवर्ड भी है। वो समझ रहे हो, ऐसा नहीं है कि नाला है, उसको कवर भी करके रखते थे, तो मतलब सिटी के एस्थेटिक्स पर भी ध्यान था। आगे देखते हैं मटेरियल यूज्ड क्या था। द हड़प्पन्स यूज्ड ब्रिक्स एक्सटेंसिवली इन कंस्ट्रक्शन विद नो स्टोन बिल्डिंग्स। Houses were made up of mud bricks and drainage were built with burnt bricks. Harappan sites used standardized bricks with uniform 1:4 is 2:4 का ratio in thickness and the width and length, ठीक है, suggesting advanced planning and craftsmanship। ठीक है, तो हड़प्पा में हमको क्या दिखते हैं, हमको बर्न्ट ब्रिक्स दिखते हैं, और यही बर्न्ट ब्रिक्स आज भी नॉर्थ इंडिया में अगर आप जाओगे तो आज भी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो आप समझ रहे हो वो कल्चर कितना एडवांस था, राइट। चलिए रेजिडेंशियल एरियाज के बारे में देखते हैं क्या लिख रहे हैं ये कह रहे हैं रेजिडेंशियल एरियाज। सिटीज हैड अ डिस्टिंक्ट रेजिडेंशियल जोन विद मल्टी स्टोरी बेक ब्रिक हाउसेस built around the courtyard. Some had private wells, ventilated bathrooms, and tiled floors, and windows not facing the street. लो भाई, देख रहे हो, मतलब ये लोग कह रहे हैं कि जो फ्लोर होते थे वो टाइल होते थे। आज भी हमारे गांव में आप जाओगे तो वहां पे तो गोबर ही ऐसे लगा देते हैं ना। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे टाइल्ड फ्लोर थे, सबसे पहली चीज। और फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि बाथरूम, जैसे ये बाथरूम है तो ऊपर यहाँ पे वेंटिलेशन भी बनाई हुई थी, राइट। और सम हैड प्राइवेट वेल्स आल्सो, कि मान लीजिए कि ये घर का ऊपर से मैं दिखा रहा हूँ, तो ये कह रहे हैं कि घर ऐसे होते थे, ऐसे करके कोनों में ये रहने वाली जगह हो गई ये वाली, और बीच में वरांडा है और यहाँ पे बेसिकली वेल भी होगी। फिर इसके बाद ये कह रहे हैं कि ग्रेनरीज होती थी एंड स्टोरेज फैसिलिटीज। सिटीज लाइक मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड कालीबागान had granaries with thick walls and air spaces for ventilation, ensuring protection and storage of surplus crops। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय पे एग्रीकल्चर का सरप्लस भी हो जाता था। वाटर मैनेजमेंट के सिस्टम थे। द हड़प्पन्स वर एक्सपर्ट इन वाटर मैनेजमेंट विद वेल्स, रिजर्वॉयर्स, टैंक्स एज सीन इन धोलावीरा रिजर्वॉयर एंड मोहनजोदारो वेल्स। ठीक है, तो वाटर मैनेजमेंट भी आपको दिखती है। आपको ग्रेट बात दिखती है। मोहनजोदारो, इन मोहनजोदारो इट वाज अ लार्ज पेव्ड स्ट्रक्चर with side rooms, stairs, and water source for ritual baths. It had an outlet for drainage, indicating sophisticated engineering। तो ये जैसे आज के समय हमारे सरोवर होते हैं, जैसे अगर आप किसी गुरुद्वारे में जाओगे आपको सरोवर दिखेगा, तो वैसे सरोवर भी होते थे जहाँ पे कुछ स्पेसिफिक दिनों पर लोग आके अपनी रिचुअल्स बात करते थे, और वो जो सरोवर होता था उसका प्रॉपर एक इनलेट का पॉइंट भी होता था और वहाँ पे ड्रेनेज भी होती थी। देखो कितने सारे पॉइंट मिले, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि टॉप 5-6 पॉइंट्स जो हैं उनको मैं रिकॉल करूँ। पहला चीज़ क्या होगा, ये हड़प्पा के बारे में ऑफ कोर्स अब तो आ चुका है, अच्छा 2 और है। यहाँ पे कह रहे हैं कि डॉकयार्ड भी था। डॉकयार्ड मतलब जहाँ पे बोट्स या शिप्स आके रुकेंगी। तो यहाँ पे लिखे रहे कि लोथल हैड अ डॉकयार्ड ऑन साबरमती रिवर, शोकेसिंग एडवांस मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिक टू इंडस वैली। बरियल साइट्स होती थी, हड़प्पन ग्रेव्स ऑफन कंटेनिंग पॉटरी ऑर्नामेंट्स सजेस्टिंग अ बिलीफ इन आफ्टर लाइफ, मतलब स्वर्ग नर्क में इनका बिलीफ था। बोथ मेन एंड वुमेन वर बरीड विद ज्वेलरी। फॉर एग्जाम्पल राखी ग्राही के पिट बरियल्स थे और हड़प्पा में कॉफिन बरियल्स थे। ठीक है, तो मतलब लोगों को दफना भी देते थे और कहीं कहीं पे जला भी देते थे। ठीक है, अब मुझे क्या जानना है, मुझे इसके अंदर क्या-क्या याद रखना है अपने एग्ज़ाम के लिए। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट यूपीएससी इज़ नॉट गोइंग टू आस्क इट एनी टाइम सून इन द मेंस पेपर, क्योंकि ऑलरेडी पूछ लिया है 2024 में। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने तो वो डाला भी था, अगर होगा तो अच्छी बात है। यहाँ पे आप देख सकते हो सेलिएंट फीचर्स ऑफ हड़प्पन आर्किटेक्चर, 2025 में ये सवाल आ रखा है, तो यू कैन रियली रिलैक्स। ठीक है, अब हम कर रहे हैं ताकि एक फ्लो बना रहे, और हम तो उतनी ही शिद्दत से करेंगे चाहे आए या ना आए। तो पहली चीज़ क्या है, हम ये कहेंगे कि ग्रिड पैटर्न्स, है ना? हमको ग्रिड पैटर्न्स दिखे, जो स्ट्रीट्स होती थी उनमें ग्रिड पैटर्न थे, जो कि दिखाते थे कि सिटी कैसी थी, प्लान्ड थी। फिर उसके बाद में कहेंगे सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज। फिर इसके बाद हम कहेंगे कि बरियल्स होते थे, और कुछ बरियल्स तो फैमिली के होते थे, जो कि ये दिखाता है कि यहाँ पे जॉइंट फैमिली की एक प्रेफ़रेंस भी थी, हड़प्पन सिविलाइज़ेशन। फिर इसके बाद हमको ग्रैनरी मिली,
ग्रैनरी वाला पॉइंट कहाँ है? ये रहा। जो कि क्या दिखाता है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर में क्या था? सरप्लस था। इसी के साथ-साथ मुझे ड्रेनेज सिस्टम, ग्रिड पैटर्न, बरियल्स, मुझे बर्न्ट ब्रिक्स का इस्तेमाल दिखा, जो कि क्या दिखाता है कि यहाँ पे मतलब भट्टियाँ होती थी, है ना? तो फर्नेस होती थी। तो फर्नेस में हीट भी चाहिए तो हम कहेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर भी होता होगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर इन फर्नेस होती थी, जो कि यहाँ की साइंटिफिक एडवांसमेंट को दिखाती है या साइंटिफिक टेम्पर ऑफ सोसाइटी को दिखाती है। इसी के साथ-साथ हमने ये देखा कि यहाँ पे एक अपर एरिया है सिटाडेल और जो एक लोअर लोअर टाउन है, एलटी लिख लेते हैं, जो कि ये दिखाती है कि हड़प्पन सोसाइटी में भी क्लासेस होती थी, है ना? हड़प्पन सोसाइटी में भी क्लासेस होती थी। फिर उसके बाद और भी बहुत कुछ मिला जैसे डांसिंग गर्ल ये सारी चीज़ें मिली हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, वो भी हम देख लेंगे बाद में। अभी हमको बस आर्किटेक्चर पे ध्यान देना है, सिर्फ़ आर्किटेक्चर पे। नीचे सब आएगा, स्कल्पचर्स में हड़प्पन स्कल्पचर में लिखा होगा, अभी सिर्फ़ आर्किटेक्चर पे ध्यान देना है। अब देख रहे हो, हम सिर्फ़ बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर्स की और बिल्डिंगों की और कोई बात नहीं, ठीक है? आगे चलते हैं। आगे लिखा है कि सिग्निफिकेंस क्या है? इससे हमको ये पता चलता है कि भाई यहाँ पे अर्बन प्लानिंग होती थी और लोगों में सिविक सेंस थी। राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल द ग्रेट बाथ एंड द ग्रैनरीज़ इंडिकेट सिविक एमेनिटीज़ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरसाइट। यहाँ पे कह रहे हैं एडवांस ड्रेनेज एंड सैनिटेशन सिस्टम था। फॉर एग्ज़ाम्पल कवर्ड ड्रेन्स विद सोक पिट्स इन मोहनजोदारो। ये भी अच्छा है, तो अर्बन सैनिटेशन पे ध्यान था। यूज़ ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक्स एंड मटीरियल। तो यहाँ पे पता चलता है कि द यूनिफ़ॉर्म साइज़ वो दिखाता क्या है? वो दिखाता है कि एक सेंट्रलाइज़्ड कंट्रोल था एंड कल्चरल यूनिटी थी एंड टेक्नोलॉजिकल स्टैंडर्डाइज़ेशन थी। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि वहाँ पे एक ही एडमिनिस्ट्रेशन का शासन था, है ना? और ये सारी चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल्ड थी मतलब सेंट्रलाइज़्ड एडमिनिस्ट्रेशन थी। यहाँ पे कह रहे हैं कि फंक्शनल एंड यूटिलिटेरियन आर्किटेक्चर, building like granaries, dockyards, and warehouses points to economic organization, trade facilitation, and food security mechanism. क्या बात है? बहुत ही बढ़िया। मतलब फालतू की बातें ऐसे लिखी जाती हैं एग्जाम में। रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस है जैसे स्ट्रक्चर्स ऑफ लाइक ग्रेट बाथ सजेस्ट रिचुअलिस्टिक एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस हाइलाइटिंग द कल्चरल डायमेंशन ऑफ हड़प्पन लाइफ। आगे देखते हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लास स्ट्रक्चर डिफरेंसेस इन द हाउस का साइजेस में लेआउट्स में सजेस्ट सोशल स्ट्रैटिफिकेशन पॉसिबली ऑर्गेनाइज्ड गवर्नेंस फॉर एग्जांपल लार्ज मल्टी रूम्ड हाउसेस विद प्राइवेट वेल एज वेल एज स्मॉल सिंगल रूम यूनिट्स ये दोनों थी। आगे कह रहे हैं कि लेगेसी इन द लेटर इंडियन आर्किटेक्चर ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई ऐसे यूपीएससी सवाल पूछ सकता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से आज क्या रेमिनेंट है, ऐसा सवाल आ सकता है। तो हम कहेंगे कि एम्फेसिस ऑन सिमेट्री प्लानिंग एंड सैनिटेशन इन्फ्लुएंस्ड लेटर टाउन प्लानिंग प्रैक्टिसेस इन एंशिएंट इंडिया। ठीक है, हम यहाँ से इन्वायरमेंटल अडेप्टेशन सीख सकते हैं। आर्किटेक्चर सूटेड टू फ्लड प्रोन एंड एरिड रीजन्स इंडिकेट इकोलॉजिकल अवेयरनेस एंड अडेप्टेशन। फॉर एग्जांपल एलिवेटेड प्लेटफॉर्म्स एंड फ्लड प्रोटेक्शन इन धोलावीरा। बढ़िया, ठीक है। तो मतलब अब मेन जो आगे फ्यूचर में आएगा तो मैं लिखूँगा कि जैसे एलिवेटेड प्लेटफॉर्म्स बना के फ्लड प्रोटेक्शन की गई धोलावीरा में, है ना? ऐसा ही कुछ हम भी कर सकते हैं हमारे रीजन्स में जो कि फ्लड प्रोन एरियाज़ हैं। इसके बाद यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि प्लानिंग के ऊपर और सैनिटेशन के ऊपर जो ध्यान दिया गया उस समय पे इतनी केयरफुल अंडरस्टैंडिंग थी, वही सेम चीज़ जो है आज हमारी अर्बनाइज़ेशन में ना ही वो प्लान्ड है और ना ही वहाँ पे सैनिटेशन या सीवेज की अच्छी ट्रीटमेंट हो पा रही है। राइट? चलिए, आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे लिखा है वैदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड में हम आ चुके हैं। टाइम पीरियड छोड़िए, ज्योग्राफिकल भी छोड़ो, हमको तो आर्किटेक्चर से मतलब है और नेचर ऑफ सोसाइटी से मतलब है, दोनों हमको इसमें पढ़ने होंगे। तो यहाँ पे लिखा है सेटलमेंट पैटर्न। ये कह रहे हैं सेमी नोमैडिक पैस्टरलिस्ट थे। ये कह रहे हैं सेटल्ड एग्रीकल्चरल कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट बोल रहा हूँ भाई, कम्युनिटीज़। तो सेमी नोमैडिक पैस्टरलिस्ट कौन से होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो कि बंजारे होते हैं। इनके पास गाय, भेड़, बकरी होगी और ये बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते रहते हैं ताकि उनकी भेड़ें चारा खा सकें। ठीक है? तो ये बारिश के साथ और हवाओं के साथ मूव करते हैं, ठीक है? जहाँ पे मॉइस्चर जिस तरफ जाएगा ये लोग भी उस तरफ ट्रैवल करते रहते हैं और फिर उसके बाद जब मॉइस्चर वापस आता है तो ये मॉइस्चर के साथ-साथ अपने घर की तरफ ट्रैवल करते रहते हैं। तो दीज़ आर सेमी नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट।
और सेटल्ड एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ कौन-सी होती हैं? ये लेटर वैदिक पीरियड में आ गई थी और ये बेसिकली वो होंगी जो कि एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करेंगी, जो एक ही जगह पे रहेंगी और एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करेंगी। यहाँ पे इकोनॉमी कैसी होगी? यहाँ पे इकोनॉमी पेस्टल होगी, यहाँ पे इकोनॉमी क्या होगी? इट विल बी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी क्योंकि लेटर वैदिक पीरियड में किसका इस्तेमाल होने लग गया था? लेटर वैदिक पीरियड कहा ही जाता है कि जब 1000 बीसी में डिस्कवरी ऑफ आयरन हुई, तो वहाँ से लेटर वैदिक पीरियड शुरू हुआ। यहाँ पे कह रहे हैं कि ट्राइबल जो भारत था वो ट्राइबल था और यहाँ पर बेसिकली क्या था, यहाँ पर किंगडम्स आ गए, ठीक है? जिनको कि हम महाजनपद कहते हैं, ठीक है? और यहाँ पे हेरिडिटरी मोनार्की आई, ठीक है? एग्ज़ाम्पल्स ऑफ किंगडम यहाँ पे कह रहे हैं भाई ये भारथास है या फिर कुरु है, ठीक है? और यहाँ पे कह रहे हैं कि मगध है और अंग है और वंग है, ऐसे करके आप याद कर लो। या फिर आप मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे आप लिखो कुरु एक ट्राइब है, कुरु एक ट्राइब है और यहाँ पे कुरुक्षेत्र हो गया, कि वो क्षेत्र जहाँ पे कुरुओं का राज है ना? तो आप ऐसे करके भी लिख सकते हो कि क्षेत्र को गार्ड करना है ना, तो क्षेत्र को गार्ड करना है तो कैसे करोगे? वेपन से करोगे और वेपन कहाँ से आएगा? लोहे से आएगा। तो इसलिए लेटर वैदिक फेज़ जो है, इट इज़ इसकी सबसे रिमार्केबल डिस्कवरी क्या है? आयरन। अगर आयरन नहीं होता तो लेटर वैदिक फेज़ नहीं आता, ठीक है? और बेसिकली ये जो था ना, ये सिंधु रिवर के आस-पास था, इंडस रिवर के आस-पास। और लेटर वैदिक पीरियड जो है वो इंडो गैंगेटिक एरियाज़ में चला गया। मतलब ये गंगा के साथ-साथ बढ़ता रहा आगे। जहाँ तक गंगा जा रही है वहाँ तक लोग जाते जा रहे हैं गंगा में बैठ के और उन्होंने दूर-दूर जाके अपने राज्य स्थापित कर लिए। ठीक है? टेरिटोरियल क्लासिफिकेशन नॉट डिस्टिंक्टली डिफाइंड क्योंकि टेरिटरी अब भाई मान लो तुम्हारी ज़मीन ही बंजर है, ठीक है? राजस्थान में तुम्हारी ज़मीनें बंजर है, तुम उसे प्रोटेक्ट करोगे? नहीं करोगे। लेकिन वहीं तुम्हारी ज़मीन बिहार, उत्तर प्रदेश में तुम ज़मीन के लिए तो अपने किसी को भी मतलब किसी से भी लड़ दोगे। तो वो चीज़ हमको समझनी है कि वहाँ पे टेरिटोरियल क्लासिफिकेशन है ही नहीं क्योंकि ज़मीन से कुछ हो ही नहीं रहा। एग्रीकल्चर करने के लिए लोहा चाहिए ना, हल कैसे बनाओगे? लकड़ी का हल थोड़ी ना चलेगा इतना अच्छा। तो इसलिए वहाँ पे लिमिट डिफाइंड है मतलब नॉट डिस्ट इट इज़ नॉट डिफाइंड कि मतलब ऐसा कोई वो नहीं है कि ये टेरिटरी मेरी है, ये तुम्हारी है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे टेरिटरी बन जाएगी। जैसे कि कुरुक्षेत्र मैंने बताया, आर्यावर्त मतलब नॉर्थ का एरिया, मध्य देश सेंट्रल, दक्षिण पथ जो कि साउथ का एरिया है। आगे चलते हैं। सोशल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे कह रहे हैं कि सिंपल सोसाइटी है और वर्ना फ्लूइड है और यहाँ पर क्या होगा, सोसाइटी में सोशल स्ट्रैटिफिकेशन आने लगेगी और वर्ना कैसा हो जाएगा, बर्थ बेस्ड हो जाएगा। फ्लूइड वर्ना का मतलब क्या है? मान लीजिए कि मेरे पापा क्षत्रिय हैं, मैंने पढ़ना शुरू कर दिए वेद, तो मैं ब्राह्मण हो गया, ऐसा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कि नहीं मेरे पापा क्षत्रिय हैं, तो मैं क्षत्रिय ही बन सकता हूँ, मैं ब्राह्मण नहीं बन सकता। इसको कहते हैं कोडिफिकेशन या फिर आप कह लो कि जो वर्ना सिस्टम था वो स्ट्रिक्ट हो गया। रिलीजन की बात करें तो यहाँ पे नेचुरल फोर्सेस का वो था, जैसे कि बारिश बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो कहते थे इंद्र देवता नाराज़ है। अगर आसमान में बिजली कड़के तो भी वो कह देंगे कि मतलब आसमान में बिजली कड़की और फिर आग लग गई जंगलों में, तो कह देते थे अग्नि देवता नाराज़ है। वैसे ही वरुणा और सोम, तो इंद्र, वरुण, अग्नि ये सारे के सारे इनके भगवान थे जो कि नेचुरल फोर्सेस को गवर्न करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस होने लगी, नए-नए भगवान जो हैं वो भी आने लगेंगे। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ऋग्वेद डोमिनेट करता था। यहाँ पर क्या हुआ कि आगे जो वेद आए जैसे यजुर्वेद, सामवेद, आर्यंक, उपनिषद, ब्राह्मणास एंड अथर्ववेद ये सब आए। यहाँ पे कह रहे हैं कि कॉपर एंड ब्रॉन्ज के बारे में ज़्यादा पता था, यहाँ पे देखो आयरन आ गया, ठीक है? आगे सोसाइटी की अगर हम बात करें तो ये कह रहे हैं कि रूरल सोसाइटी थी, विलेज बेस्ड थी और कैटल ही वेल्थ थी। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि लार्ज सेटलमेंट्स आई, एग्रीकल्चरल बेस्ड सोसाइटी थी, राइट? तो कैटल के साथ-साथ एग्रीकल्चर भी एक वेल्थ थी। विमेन का स्टेटस ये कह रहे हैं बहुत अच्छा था, बेटर था। विमेन जो है वो पार्टिसिपेट करती थी सोशल लाइफ में और रिलीजियस लाइफ में। यहाँ पे विमेन का स्टेटस डिक्लाइन हो गया और बेसिकली एक्सक्लूजन फ्रॉम मेनी रिलीजियस रिचुअल्स उसका होने लगा। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया में था और ये कह रहे हैं ईस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया की तरफ स्प्रेड हुआ। जैसे ये भारत का पंजाब वाला एरिया मान लो तो यहाँ पे था, पंजाब, राजस्थान वाले एरिया में। अब यहाँ से ये एक बेल्ट इस तरफ को जा रही है और ऐसे करके स्प्रेड हो रही है। गंगा जी की तरह साथ-साथ, ये नर्मदा जी के साथ-साथ स्प्रेड हो रहे हैं। ठीक है? चलिए, आर्ट एंड आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ वैदिक पीरियड कैसा था? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि द कंट्रीब्यूशन ऑफ वैदिक आर्यन टू आर्किटेक्चरल हिस्ट्री इज द यूज ऑफ वुड अलोंग विद ब्रिक्स एंड स्टोन्स फॉर बिल्डिंग देयर हाउसेस।
दे हार्डली न्यू द यूज़ ऑफ बर्न्ट ब्रिक्स। ऐसा जब हम हड़प्पन सिविलाइज़ेशन को देखते हैं, तो वो कहते हैं कि शायद हम पे इन्वेजन हो गई और वो जो इन्वेजन थी वो शायद सेंट्रल एशिया के किसी ट्राइब ने करी। और फिर वो भारत में आके रहने लग गए और इसी को हम कहते हैं आर्यन इन्वेजन थ्योरी। क्योंकि भाई हड़प्पा में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, आप बर्न्ट ब्रिक का इस्तेमाल कर रहे हो, है ना? और सडनली आपने क्या किया, आप भूल ही गए हो कि ब्रिक्स का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, है ना? अब आप फिर से क्या कर रहे हो, लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हो। तो इसीलिए कहा जाता है कि आर्यन इन्वेजन हुई, इन लोगों ने सारे जो यहाँ पे लोग रहते थे उन सबको मार दिया और इसीलिए बर्न्ट ब्रिक्स का चलन चला गया। ऐसे करके ये आर्यन इन्वेजन की थ्योरी को कहते हैं, ठीक है? तो वैदिक पीरियड में बर्न्ट ब्रिक्स ही नहीं है। बर्न्ट ब्रिक्स का मतलब भाई तुम एडवांस हो चुके हो। तुम्हारे घर में जो गाँव में घर बनेगा नॉर्थ में, वो बर्न्ट ब्रिक्स का बनता है। राइट? इसी के साथ-साथ ये कह रहे हैं कि वीविंग हो गया, लेदर वर्क हो गया, पॉटरी, कारपेंटरी ये सब तो था ही। पॉटर्स जो थे वो वर रेफर्ड टू एज़ कुलाला। कुल्हड़ देखा है ना तो देखो कुलाला। फिर इसी के साथ-साथ वुड, वुड जो थी उसको कहते थे उड़ना सूत्रा। तो जो वुड वर्कर्स होते थे उनको कहते होंगे उड़ना सूत्र। फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं पेंटेड ग्रे वेयर वाज़ प्रेडोमिनेंट पॉटरी ड्यूरिंग दिस पीरियड। Black slipped ware and clay green ware and black red ware were some other associated potteries in this period। चलेगा, आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है कि नॉलेज ऑफ मेटल्स, तो यूज ऑफ आयरन होती थी। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो OCP, तुमने मटके देखे हैं? वो ये ऐसे मटके होते हैं जिनको आप छुओगे तो ये ऑरेंज रंग छोड़ते थे। तुम याद करो मटके देखे ना, ऑरेंज ऑरेंज रंग होते हैं क्योंकि वो अच्छे से पके नहीं होते, तो उनकी जो मड होती है वो इतनी जमी नहीं होती। ये होता था हड़प्पा के टाइम पे। फिर इसके बाद जब ये वाला टाइम आया, वैदिक पीरियड आया, तो कह रहे हैं यहाँ पे पेंटेड ग्रे वेयर मिलते थे। इसका मतलब क्या होगा? पेंटेड ग्रे, तो मतलब पॉटरी के ऊपर क्या है? कलर कर दिया ना, पेंटेड ग्रे वेयर, ठीक है? इसके बाद जब हम आगे चलते हैं लेटर वैदिक पीरियड में, ठीक है? तो वैदिक पीरियड की जो पॉटरी है उसको क्या कहते हैं? PGW, पेंटेड ग्रे वेयर। क्या है? पेंटेड ग्रे वेयर, याद रखना। ऑर्च कलर पॉटरी, सिंपल पॉटरी, पेंटेड ग्रे वेयर पॉटरी। ठीक है? और जब हम लेटर वैदिक पीरियड में आ जाएँगे या फिर मौर्यन फेज़ में आ जाएँगे तो आपको क्या मिलेगा? नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर। इसका मतलब क्या होगा कि जो एकदम चमकती-चमकती नहीं होती, काले बर्तन जो चमकते हैं, वैसे मतलब रॉयल बर्तन दिखेंगे हमको लेटर वैदिक पीरियड में। ठीक है? तो यहाँ पे कह रहे हैं लेटर वैदिक पीरियड में या फिर यूज़ ऑफ आयरन जो था, वो 1200 बीसी में स्टार्ट हुआ। आप 1000 बीसी लिख सकते हो। इसे कृष्णा आया कहते थे, कृष्णा या फिर श्यामा आया कहते थे, जो कि मतलब काला। अराउंड 1000 बीसी इट वाज़ यूज्ड इन गांधार एरिया, ठीक है? एंड ईस्टर्न पंजाब एंड वेस्टर्न यूपी, एमपी एंड राजस्थान। तो ये कह रहे हैं कि आज के अफ़गानिस्तान, पंजाब, वेस्टर्न यूपी, एमपी, राजस्थान वो वाले एरिया में इस्तेमाल। Excavation reveals the use of iron weapon by Aryans like arrowheads, spearheads in western UP from about 800 BC. Iron ka axe was used to clear forest in the upper Gangetic basin towards the end of the Vedic period, and the knowledge of iron spread in eastern UP and Videh, जो कि मिथिला का रीजन है, आज का बिहार का रीजन। अभी पूरा समझाऊंगा जो भी पढ़ेंगे। Metals such as copper, tin, gold, bronze, and lead are mentioned. The copper objects were used to make weapons for war and hunting. Glass manufacturing was also known to them. Although not much survives of the Vedic period, evidences from the texts and later developments show that it shaped India's early art, culture and literature. तो ये कह रहे हैं कि भाई जैसे मान लीजिए कि ये भारत का मैप है, ठीक है? ऐसे करके थोड़ा-सा रफली ऐसे बना लेते हैं, जल्दी-जल्दी ये थोड़ी-सी। तो ये कह रहे हैं कि सबसे पहली बार जो आयरन का इस्तेमाल है, वो हमको आज के पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान वाले रीजन में, पंजाब में और वेस्टर्न यूपी में दिखा। और ये आयरन का इस्तेमाल करते-करते ये जब पहाड़ मतलब जंगल काटते-काटते ये पूरे रीजन में फैल गए। तो अब ये पूरा रीजन जो है ये वैदिक पीरियड में इतना इधर यहाँ पे पूरी पॉपुलेशन बैठी हुई है। और ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे हमको क्या दिखता है, कि इनको आयरन के बारे में पता था, इनको गोल्ड के बारे में पता था और हमको पता है कि ब्रॉन्ज़ और कॉपर तो हमको पहले ही पता था, है ना? और गोल्ड भी पहले पता था। तो भारत में यूपीएससी पूछ भी सकती है प्रीलिम्स में कि पहले आयरन पता चला या गोल्ड? तो आंसर क्या होगा? गोल्ड। क्योंकि गोल्ड हमको दिखता है कहाँ पे? हमको हड़प्पा में गोल्ड दिखता है। ठीक है? तो ये कह रहे हैं कि ऐसे करके हमको ये सारे के सारे जो थे ये पता ही थे। और ब्रॉन्ज़ तो हमको पता है ना, वो जितना तक मुझे पता है ब्रॉन्ज़ बनती है कॉपर से और टिन से।
तो टिन भी हमको पता ही थी और ऐसे ही लेड भी हमको पता थी, ठीक है? तो ये चीज़ हमको समझने वाली है कि भारत के अंदर वैदिक पीरियड यहाँ पर है। लेटर वैदिक पीरियड ये पूरा एरिया है, ये पूरा का पूरा एरिया, यहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड आगे बढ़ रहा है। और लेटर वैदिक पीरियड आगे क्यों बढ़ पाया? क्योंकि इनको लोहा मिला और इन्होंने बनाए उससे तलवारें लड़ने के लिए और एरिया को कब्जाने के लिए और एक्स बनाए ताकि ये पेड़ काट सके, कुल्हाड़ियाँ बनाई, ठीक है? अब हम चलते हैं भारत में पहली बार एक बड़ा एम्पायर बनेगा। क्यों? क्योंकि अब देख रहे हो ना एक एम्पायर बनने के लिए क्या चाहिए बताओ? मतलब इंडिया है, इंडिया को रन करना है तो क्या चाहिए? आर्मी चाहिए। अब आर्मी को चलाना है तो क्या चाहिए? फूड चाहिए, है ना? आर्मी को चलाना है तो फूड चाहिए और इसी के साथ-साथ हमको क्या चाहिए? एक हेरिडिटरी किंग भी चाहिए। हेरिडिटरी किंग मिल गया लेटर वैदिक पीरियड से। आर्मी बन गई क्यों? क्योंकि खाना मिल गया। खाना क्यों मिल गया? क्योंकि यहाँ पे हमको मिल गया डिस्कवरी ऑफ आयरन जिससे कि प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। ठीक है? इतना समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। तो अब भारत भारत के अंदर पहला साम्राज्य स्थापित होगा जो कि बड़ा साम्राज्य होगा मौर्य। तो यहाँ पे लिखा है मॉडर्न आर्किटेक्चर ग्रू फ्रॉम द अर्लियर ट्रेडिशंस ऑफ द गंगेटिक पीरियड आफ्टर इंडस वैली डिक्लाइन। Ashokan pillars, their bell-shaped top show Persian influence. Earlier wooden pillars were later made of earlier were the wooden pillars पर बाद में वो स्टोन के बन गए with added bases and decorative tops. ठीक है, आगे देखते हैं मौर्यन पैलेसेस बट उससे पहले ये अशोका का पिलर देखते हैं। ये देख रहे हो ये उल्टा लोटस सा बनाया हुआ है ना? अब लोटस अपसाइड डाउन तो ये कह रहे हैं ये पर्शियन इन्फ्लुएंस है। ठीक है, दिस इज पर्शियन पर्शियन आर्मेनियन इन्फ्लुएंस इसको कहते हैं जो कि पर्शियन और ग्रीक है। ठीक है, तो यहाँ पे यही कहने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो ये देखो मौर्यन पैलेसेस में चलते हैं। पैलेस की राजा का पैलेस कैसा है? तो यहाँ पे कह रहे हैं फॉरेन राइटर्स लाइक मेगास्थनीज और हमारे पतंजलि एंड अरेन praised Mauryan palaces, comparing Chandragupta's palace to grand Achaemenid buildings like Susa and Ekbatan. ठीक है, Mauryan palaces were influenced or inspired by the Persian designs, but used wood and simple stone pillars instead of rich decorations. Megasthenes described Patliputra's wooden walls with holes for archers to defend the palace. तो मेगास्थनीज कह रहा है पाटलिपुत्रा जो कि आज बिहार में उसके चारों तरफ वुड थी, वुडन का एक वॉल थी और उसके बीच में ऐसे होल थे जिसमें से कि आप मतलब धनुष चला सको। ठीक है, असेंबली हॉल मिला है कुम्हराहार में जिसमें 80 पिलर्ड वॉल्स है, 80 वुडन पिलर used for meeting and third Buddhist council under Ashoka. ठीक है, the wood was the main building material in these palaces. The key example include Patliputra, Ashoka's palace in Kumrahar and Chandragupta Maurya's palace. अब अगर तुम ये वाला एग्जाम दे रहे हो यूपीएससी का, मौर्यन आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट है, तो जब मैं मौर्यन आर्किटेक्चर पढ़ूंगा तो मैं उसमें क्या याद रखूंगा? मैं उसके अंदर याद रखूंगा कि इन लोगों ने वुड का इस्तेमाल किया, इनके यहाँ पे पर्शियन इन्फ्लुएंस दिखता है, ये हमको पता चलता है फ्रॉम द बुक्स ऑफ मेगास्थनीज। ठीक है, तो और दिस इज व्हाट आई विल रिमेंबर, है ना? और इसी के साथ साथ थोड़े से तो जगहें याद रखूंगा तो मैं बोलूंगा कुम्हराहार का पैलेस, चंद्रगुप्त मौर्य का पैलेस और इसी के साथ साथ उन्होंने बताया कि कैसे जो पूरी की पूरी जो पाटलिपुत्रा थी, राइट, पाटलिपुत्रा थी उसको बेसिकली उसकी एक वुडन वॉल से उसको चारों तरफ से घेरा हुआ था। हो गया, चलिए अब हम देखते हैं मॉडर्न पिलर्स। यूपीएससी अकेला मॉडर्न पिलर्स पे सवाल नहीं पूछेगा बट वो कहेगा कि मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे एक डिटेल्ड अकाउंट दो, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो मॉडर्न पिलर ये कह रहे हैं कि दे वर टॉल मोनोलिथिक स्ट्रक्चर्स विद लस्टरस फिनिश। ठीक है, तो मोनोलिथिक का मतलब क्या होगा? ऐसा नहीं है कि बीच में सीमेंट डाल के चिपका है भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा का पूरा एक ही पिलर है। ठीक है, एंड वेल प्रपोर्शंड एंड टेपरिंग शाफ्ट होती थी। टेपरिंग शाफ्ट का मतलब क्या होगा कि जैसे मतलब ये ऐसे नहीं होगी, ये ऐसे होगी ऐसे करके, मतलब ऊपर की तरफ को टेपर होगी, जैसे कहते हैं टेपर भाई पैंट मेरी टेपर चाहिए, तो ये थोड़ी ऐसे होगी, मतलब नीचे मोटा रखेंगे ताकि बेस हैवी हो और ऊपर पतला होता है। ठीक है, इसके बाद ये लिख रहे हैं कि यहाँ पे जो जो मतलब
जो मेन मटेरियल होता था वो क्या होता था, सैंडस्टोन होती थी, मोनोलिथिक सैंडस्टोन। और ये कह रहे हैं अनलाइक द पिलर्स ऑफ Achaemenid एम्पायर which were constructed in pieces by mason, modern pillars were single and rock cut structures। तो ये कह रहे हैं कि भाई ये एक ही पिलर था, लेकिन जो Achaemenid एम्पायर जो कि पर्शियन इन्फ्लुएंस इसको कहते हैं, वहाँ पे अलग अलग पिलर्स होते थे और उनको जोड़ लेते थे सीमेंट से। ठीक है। और यहाँ पे लिखा है कि इसके ऊपर होते थे लोकल सिंबल्स एंड मोटिव्स, जैसे यहाँ पे देखो शेर बिठाया हुआ है। आगे लिखा है अशोका स्टोन पिलर हैड इंस्क्रिप्शन कॉल्ड पिलर एडिक्ट। The top of these pillars were decorated with animal figures like bull, lion, elephant. Most edicts were written in Pali and Prakrit, but some were also in Greek and Aramic। ठीक है। तो ये जो कह रहे हैं कि अशोका, जैसे मतलब यूपीएससी प्रीलिम्स में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि अशोका के एडिक्ट थे, उसके ऊपर अशोका ने कुछ मैसेजेस लिखे और वो सारे मैसेजेस जो है वो पाली में नहीं भाई, कुछ कुछ मैसेजेस पाली में हैं, कुछ मैसेजेस प्राकृत में हैं और कुछ मैसेजेस जो हैं वो ग्रीक में भी लिखे हैं। मतलब जहाँ पे जो लोग भाषा बोलते थे, है ना? तो आप ऐसे लिख सकते हो कि अशोका के जो एडिक्ट्स हैं, वो लोकल लैंग्वेजेस में लिखे गए हैं, जो कि ये दिखाता है कि गवर्नेंस जो है, वो बेस्ट तभी रीच कर पाएगी जब वो लोकल लैंग्वेजेस में होगी। इसीलिए हमारे जो सिटीज़न चार्टर हैं या फिर जो हमारी वेबसाइट्स हैं, उनको लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए ताकि वो सिटीज़न्स को ज़्यादा अच्छे से कैटर कर सकें, है ना? देख रहे हो आप ऐसे करके कैसे जोड़ के लिख सकते हो एग्ज़ाम में। चलिए, मौर्यन पिलर में तो क्या-क्या होता है पहले देख लेते हैं। एक शाफ्ट होती थी, ठीक है? इसको शाफ्ट कहते हैं, फिर इसको कैपिटल कहते हैं। ये उल्टा लोटस है, ठीक है? इसको कैपिटल कहते हैं। फिर एक बेस होता है, इसको अबैकस कहते हैं और उसके ऊपर एक फिगर होती है, उसको कह देते हैं कैपिटल फिगर, ठीक है? तो अगर एग्ज़ाम में बनाना हो तो बना देना, ठीक है? नीचे एक शाफ्ट, उसके ऊपर एक कैपिटल, एक बेस अबैकस का और फिर उसके बाद एक कैपिटल फिगर। इसका एग्जाम्पल देखो, सारनाथ का लॉयन कैपिटल, जो कि हमारे मतलब जो हमारे भी हमारी जो गवर्नमेंट है या फिर जो हमारे नोट पे भी होता था ना, सिंबल होता था। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि लौरिया नंदगढ़ जो कि बिहार में। फिर उसके बाद रामपुरवा का बुल है, ठीक है, जो कि बिहार में। अब ये जो रामपुरवा का बुल है ये कहाँ पे? राष्ट्रपति भवन, ठीक है। फिर उसके बाद सारनाथ का जो लॉयन कैपिटल है, हमने देखा ना वो 4 लायन, इधर एक दिख रहा है, इधर एक दिख रहा है, इधर एक दिख रहा है, इधर एक दिख रहा है। वो कहाँ से लिया है? सारनाथ से लिया है, ठीक है। इसी के साथ-साथ इलाहाबाद का एक पिलर है जिसपे प्रयाग प्रशस्ति लिखी है। अब प्रयाग प्रशस्ति का वो क्या है कि भाई कहते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति पर अशोका का तो लिखा है, ठीक है। इसी के साथ-साथ इसके ऊपर समुद्रगुप्त ने भी लिखा और एक मेडिवियल इंडिया के किंग ने भी लिखा है। और वो मेडिवियल इंडिया का किंग कौन है? ये तुम मुझे गूगल करके बताना, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है मौर्यन एंड एकेमियन जो पिलर्स थे उनके बीच में डिफरेंस क्या था, ठीक है। अभी हम पढ़ के आए, यूपीएससी ये सवाल पूछ सकती है। यूपीएससी काफ़ी नटोरियस रही है। यूपीएससी ने पता है क्या पूछा था? यूपीएससी ने पूछा था कि इंडिया के आर्ट के ऊपर ग्रीक इन्फ्लुएंस भी है और सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंस भी है, ठीक है। जो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट है उस पे ग्रीक इन्फ्लुएंस भी है और सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंस भी है। बताओ कैसा-कैसा है? भाई मेरे पेपर में वो आता मैं तो छोड़ देता उस क्वेश्चन को, इसमें क्या ही लिखूँ भाई, है ना? ऐसे, तो इसीलिए पढ़ लेते हैं। ये कह रहे हैं कि जो पर्शियन पिलर होते थे और मौर्यन पिलर होते थे, इनमें डिफरेंस क्या होता था? यहाँ पे मल्टीपल स्टोन सेगमेंट्स होती थी, ठीक है? यहाँ पर एक मोनोलिथिक स्टोन होती थी, ठीक है? यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो मौर्यन पिलर होते थे, ये फ्री स्टैंडिंग पिलर्स होते थे, मतलब बस ये खड़े कर दिए कहीं पे, ये स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। ये कह रहे हैं कि इट वाज़ अ पार्ट ऑफ द लार्जर कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब कि मान लीजिए राजा का बिल्डिंग है, तो इस बिल्डिंग के पास में एक पिलर ऐसे बनाए होंगे, लेकिन मौर्यन पिलर कहीं पे भी बना दिए, ठीक है। ये कह रहे हैं कि सिंपलर कैपिटल्स होती थी, कैपिटल्स मतलब ये जो ऊपर ये सिंपल होते थे इंडिया वाले। और वहाँ पे कह रहे हैं कि इलैबोरेट कैपिटल्स होती थी विद डबल एनिमल मोटिव्स। यहाँ पे कह रहे हैं लोटस का बेस होता था प्रेजेंट बट स्टाइलिस्टिकली डिस्टिंक्ट एंड सिंपलर। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो बेस होता था, जो जिसको कि हमने यहाँ पर क्या बोला है, कैपिटल बोला है, ये वाला, ये कैपिटल जो होता था ये कैसा होता था? ये कह रहे हैं कि मौर्य वाला सिंपल होता था, पर्शियन वाला ज़्यादा ही ऑर्नामेंटल होता था। समझ में आ रहा है ना कि ये ये जो है मौर्यन पिलर ये इससे इंस्पायर्ड है, तो ये इससे बेटर दिखेगा, मतलब पर्शियन वाले बेटर दिखेंगे, हमको ऐसे लिखना है, ठीक है।
यहाँ पे कह रहे हैं कि इंस्क्रिप्शन, तो अशोकन एडिक्ट्स जो थे वो मॉरल टीचिंग्स की बात करते थे, और ये वाले जो हैं इनके ऊपर रॉयल प्रोक्लेमेशन होती थी कि मतलब आज ये होगा, आज ये होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव डिक्रीज होती थी, और ये धम्मा की फिलोसफी को आगे फॉरवर्ड करते थे। नैरेटिव स्टाइल ऑफ इंस्क्रिप्शन, तो शिफ्ट फ्रॉम थर्ड पर्सन टू फर्स्ट पर्सन, सिमिलर नैरेटिव ट्रांसमिशन फ्रॉम थर्ड टू फर्स्ट पर्सन। मुझे इसका मतलब नहीं पता ये क्या है भाई। यहाँ पे लिख रहे हैं कि पर्पस क्या है, मोरल डिसेमिनेशन एंड धम्मा प्रोपोगेशन, और इसका क्या है, आर्किटेक्चरल एंड सेरेमोनियल फंक्शंस के लिए। ठीक है, ये अच्छा मिला। ठीक है, अब मान लीजिए कि एग्जाम में आता है तो मैं कैसे लिखूंगा, है ना, ऐसे थोड़ी ना लिख दूंगा, इतनी प्यारी लैंग्वेज थोड़ी है मेरी या फिर किसी की भी। तो मैं लिखूंगा कि जो मौर्यन पिलर होते थे ये एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर थे, और ये वाले जो थे यहाँ पे मल्टीपल स्टोन्स थी। ये मेरा पहला पॉइंट होगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा कि बीइंग अ मोनोलिथिक स्ट्रक्चर, यहाँ पे मोर्टर का इस्तेमाल नहीं होता, यहाँ पे मोर्टर का इस्तेमाल होगा। ये जो होते थे ये बेसिकली आई वुड से कि ये जो है ये एक मतलब आई वुड से कि मतलब ये जो है दे वर नॉट अ पार्ट ऑफ एनी, मतलब दे ये बेसिकली फ्री स्टैंडिंग, कि किसी बड़े आर्किटेक्चर का पार्ट नहीं है, हम बोलेंगे कि पार्ट ऑफ बिगर आर्किटेक्चर, है ना। ये बेसिकली पॉलिसी ऑफ धम्मा जो थी उसको बताते थे, और ये क्या करेगा, ये बताएगा रॉयल डिक्रीज एंड रॉयल प्रोक्लेमेशन, उसके बारे में बताएगा। फिर इसके बाद मैं ये कहूँगा कि कैपिटल फिगर जो थी वो सिंपल होती थी, और यहाँ पे कैपिटल फिगर कैसे होगी, इलेबोरेट होगी। इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे कहूँगा कि जो लेवल होता था ऑफ, जो लेवल होता था क्या कहते हैं स्कल्पटिंग का, वो सिंपल होता था, मतलब जो कैपिटल्स जो भी होते थे वो बहुत सिंपल होती थी। ठीक है, और यहाँ पे मैं कह दूंगा कि एडवांस होती थी। ठीक है, एडवांस होती थी, ऐसे करके लिख दिया बस। और हम ये कहेंगे कि जो पर्शियन पिलर्स थे, है ना, उनमें मतलब यहाँ पे मैं कह दूंगा कि मल्टीपल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल होता था, और यहाँ पे लार्जली हम कह देंगे कि जो पर्शियन लैंग्वेज होती थी, लोकल लैंग्वेज होती थी, वहाँ पे लोकल लैंग्वेज ऑफ पर्शिया उसी में होती थी। और फिर इसके बाद हम और क्या लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिख देंगे ना मल्टीपल लैंग्वेज, पाली, प्राकृत, और हमको ग्रीक भी दिखती है। तो समथिंग लाइक दिस आई वुड हैव रिटन इन द एग्जाम। सेम नहीं लिख सकते, है ना। तो दिस इज हाउ आई वुड हैव अटेम्प्टेड इट इन द एग्जाम। अब स्तूपास के बारे में देखते हैं। स्तूप के बारे में यूपीएससी प्रीलिम्स में तो सवाल पूछ चुका है, और उसमें यूपीएससी ने बोला था कि स्तूपा जो है वो बुद्धिज्म से नहीं आया है। तो वहाँ पे पता चला पढ़ने के बाद कि नहीं, ऋग्वैदिक पीरियड में भी स्तूपों की बात हुई है। ठीक है, तो स्तूपा होता क्या है हमें पता होना चाहिए। तो स्तूपा बेसिकली एक बरियल माउंड है दैट हैव बीन फाउंड इन इंडिया सिंस द वैदिक पीरियड। देख रहे हो, तो ये बेसिकली बुद्धिज्म या फिर उस समय का नहीं है, ये हमको वैदिक पीरियड में भी दिखता है। दे आर बिल्ट विद सिलिंड्रिकल बेस, इनका बेस कैसा होता है, सिलिंड्रिकल होता है। अ हेमिस्फेरिकल डोम कॉल्ड अंडा एंड अ स्क्वायर रेलिंग टॉप कॉल्ड हर्मिका। अंडा, हर्मिका, छतरी, मेधी, ये सब इसमें होते हैं। तो पहले होता है अंडा, तो ये कह रहे हैं कि ये राउंड डोम होती है। ये सिंबलाइज क्या करती है, ये सिंबलाइज करती है माउंड ऑफ अर्थ यूज टू कवर बुद्धा's remain. Sometimes actual relics were placed inside. Hermica, it is a square railing that sits on top of the dome. अच्छा, तो ये हर्मिका हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद छतरी, ये जो होती थी ये बेसिकली ट्रिपल अम्ब्रेला शेप होती थी। अभी देखना, आई विल टेल यू द अदर डिस्क्रिप्शन। द कोर ऑफ स्तूपा वाज मेड ऑफ अनबर्nt bricks while the outer was with the burnt bricks covered with plaster. Wooden sculptures were often decorated on the toran. तोरान क्या होते थे, एंट्री पॉइंट्स होते थे। फिर इसके बाद मेधी होती थी। मेधी एक सर्कुलर इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म होता था ऑन विच डोम और स्तूपा रेस्ट। इट इज टिपिकली रेस स्ट्रक्चर डिजाइंड फॉर रिचुअल प्रैक्टिस और सर्क्यूम्बुलेशन, मतलब उसके घूमने के लिए। देखो भाई, हम तुमको थोड़ा सिंपल करके बताते हैं। तो ये कहते हैं कि ये ना बुद्धा की, ये जो है ये बुद्धा जी का सर है। ठीक है, ये उनके सर का टॉप है। ठीक है, और ये बेसिकली बुद्धा जी की बॉडी है जो मेडिटेट कर रही है। ठीक है, ये उनके पैर हो गए, जो मेधी है ये उनके पैर हो गए। हाँ, ठीक है, और वो इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं, और ये तोराना है। तोराना इज द एंट्रेंस, बस। ठीक है, अब जब एग्जामिनेशन में अगर इसके बारे में आएगा तो हम बोलेंगे कि इसके अंदर बुद्धा जी के रेलिक्स रखे जाते थे एंड इट वाज अ प्लेस ऑफ
मेडिटेशन विद मल्टीपल एंट्रीज एंड मल्टीपल एग्जिट्स। ठीक है? अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे बेसिकली बुद्धा जी के रेलिक्स होंगे अंदर, उसके ऊपर एक ऐसे अंडा बना देंगे, उसके ऊपर एक हर्मिका बना देंगे। तो एग्ज़ाम में तो ऐसा नहीं बना पाओगे, तो एग्ज़ाम के लिए ऐसे बना, ठीक है, ऐसे अंडा बना दिया, ठीक है, उसके ऊपर ऐसे हर्मिका बना दी और उसके ऊपर ऐसे 3 लाइन मार दी, ये छतरी हो गई। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे घुमा के ऐसे कर दिया, ठीक है, और इसको ऐसे कर दिया और फिर एक और ऐसे ले लिया और इसको ऐसे कर दिया, ठीक है, और इसको बोल दिया कि ये प्रदक्षिणा पथ है और फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे 2 बना दिए, यहाँ पे ऐसे 2 बना दिए और यहाँ पे ऐसे 2 बना दिए और कह दिया कि ये वाली जो है ये तोरानाज़ है, ठीक है, बस इतना ही बनाना। अब इससे ज़्यादा आगे अगर जाओगे और इसको फिर ऐसे करके जोड़ दिया, समथिंग लाइक दैट, मतलब ऐसे ये ला पीछे करने की ज़रूरत नहीं है ना, इतना बना दिया तो अपना काम ठीक है ना? और फिर इसको ऐसे लिख दिया कि ये हर्मिका है, ये छतरी है, ये अंडा है, ये मेधी है, ये मेधी है और ये तुरान है। इतना कर दिया, अपना काम हो गया, ठीक है? अब एग्ज़ाम के लिए जो हमको चीज़ें याद रखनी है, वो क्या याद रखनी है कि इसके अंदर बुद्धा जी के रेलिक्स होते थे। ये ये बेसिकली बुद्धा जी की बॉडी को मेडिटेटिव पोस्चर जो है उनका, उसी को हाइलाइट करती है और यहाँ पे मंक्स आके मेडिटेट करते थे एंड इट इज़ कंपेरेबल टू हिंदू टेम्पल्स, ठीक है? और यहाँ पर क्या होती थी, ये वुड के होते थे और यहाँ पर वुड के वो क्या कहते हैं, वुड की एन्ग्रेविंग की जाती थी और यहाँ पे भी आपको कैपिटल दिख रहा है ना? यहाँ पर भी आपको कैपिटल्स दिख रहे हैं। चलिए, यहाँ पे लिखा है कि व्हाट इज़ डिपिक्टेड इन स्तूपा, तो यहाँ पे सिंबल्स देखते हैं क्या लिख रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट, बुद्धा वाज रिप्रेजेंटेड थ्रू सिंबल्स सच एज फुटप्रिंट्स, लोटस, थ्रोन्स, चक्रा, स्तूपा, each symbolizing different event of his life. Jataka stories, later Jataka tales, which are stories about Buddha's previous lives, were depicted on the railing or and the Toranas. तो पता चला ना यहाँ पर क्या लिखी होती है, जातकास की स्टोरी। जैसे पंचतंत्रा की कहानी है वैसे इसमें, ठीक है। आगे लिखा है कि की इवेंट्स ऑफ बुद्धास लाइफ, बुद्धिस्ट आर्ट ऑल्सो नरेट्स इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ बुद्धास लाइफ इंक्लूडिंग हिज बर्थ, reunion, enlightenment and first sermon and महापरिनिर्वाण when he died। रॉक कट आर्किटेक्चर में आ चुके हैं, अब हम बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर को थोड़ा सा मतलब पीछे छोड़ चुके हैं और इसमें सब मिक्स होगा, ठीक है। तो अब रॉक कट आर्किटेक्चर को देखते हैं। रॉक कट आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है, एक रॉक है, उसको कट करके जब हम उसके अंदर रूम्स, बिल्डिंग्स ऐसा कुछ बनाएंगे तो उसे रॉक कट आर्किटेक्चर कहते हैं। इससे सिंपलर डेफिनेशन रॉक कट आर्किटेक्चर की नहीं हो सकती। कहा जाता है कि भारत में सबसे पुराना रॉक कट का आर्किटेक्चर कौन सा है, बराबर केव्स है। इसे कमीशन किसने कराया था, इसको कमीशन कराया गया था बाय, ये बेसिकली मौर्यन पीरियड का है। बराबर केव्स में बराबर हिल एंड नागार्जुन हिल्स, द केव्स वर primarily dedicated to the monks of आजीविका सेक्ट and it was founded by मक्काली घोषाला। तो जहाँ तक मेरी बुद्धि मुझे ध्यान देती है, मुझे लगता है कि इट वाज कमीशन्ड बाय अशोका और हिज फादर चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो कहो तो चेक करके देख लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे। जो बराबर के केव्स हैं, दे वर बिल्ट बाय एम्परर अशोक। ठीक है, डाउट नहीं रखना दिमाग में, आगे आगे बढ़ते रहने। ठीक है, तो बराबर केव्स ये देख रहे हो, ये किनके लिए हैं, आजीविकास के लिए। किसके लिए, आजीविकास के लिए। और ये कहाँ पर है, बिहार में। तो हमको बस ऐसे करके ना याद रखना है कुछ कुछ। अगर रॉक कट से मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि भारत में रॉक कट आर्किटेक्चर की परंपरा के बारे में आप कुछ बताइए, तो आप बोलोगे कि जो अर्लीस्ट रॉक कट केव्स थी जो कि सिंपलर डिजाइन की थी, वो अशोका के पीरियड में आती है ना? अशोका के पीरियड में आती है जहाँ पे उन्होंने एक रॉक कट बनाई थी बराबर केव्स में फॉर द आजीविका सेक्ट। ठीक है, बराबर केव्स। ठीक है, तो ये रहा बराबर हिल्स या बराबर केव्स में आजीविका सेक्ट के लिए किसने बनाई थी, अशोका ने। बस इतना याद रखना है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि केव्स में क्या होते थे, केव्स में विहार होते थे। ठीक है, विहार क्या होते थे, मंक्स के लिविंग क्वार्टर्स होते थे। मतलब अब देखो, जो मंक्स होते थे वो कहते थे कि हमको समाज में नहीं रहना, तो राजा कहता था गुरु आपके लिए क्या करे,
तो वो कहते थे कि ये केव है, इसको काट के हमारे लिए समाज से दूर हमारे लिए केव्स बना दो। ठीक है। तो फिर अशोका ने क्या करा, जो उनकी सिटी थी उससे थोड़ी दूर ये केव्स थी और इनको कटवा के क्या कर दिया, यहाँ पे इनके लिए रहने की जगह बना दी और इसे कहते थे विहार। फिर उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद कुछ समय के बाद जो मंक्स थे उन्होंने ये कहा कि भाई हमको अकेले में मेडिटेशन करनी है, ठीक है? क्योंकि बुद्धा ने भी अकेले मेडिटेशन करी थी। तो जो इसके बाद रॉक कट केव्स आएँगी ना उनमें आपको क्या दिखेगा? चैत्य भी दिखेगा। चैत्य मतलब जहाँ पे चेतना मतलब जहाँ पे आप मेडिटेशन कर रहे हो। तो ऐसे करके रॉक कट आर्किटेक्चर भारत में डेवलप होगा और वो साउथवर्ड्स जाएगा, ठीक है? वेस्ट एंड साउथ में जाएगा। चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि बराबर केव्स में 4 4 केव्स हैं। हम क्या करें 12 हो, ठीक है? बस आप ना मैं कह रहा हूँ ना कि बस 2-3 ऐसे पॉइंट्स हैं, आप चलते-चलते आगे बढ़ते जाओ। जैसे आपने बराबर केव्स देख लिया, वहाँ पे विहार था, आजीविकास के लिए था और वहाँ पे एक लोमश ऋषि केव देख लो कि ये भी मौर्यन केव थी। हो गया। फिर उसके बाद नागार्जुनी केव है, देख लिया, आगे बढ़ते जाओ। सिग्निफिकेंस क्या है भाई? ये कह रहे हैं स्टोन मेसनरी was widely used. Artisans showed great skill in polishing the stone, making it shine like northern black polish ware. They made polished stones pillar with a single piece of sandstone. ठीक है। और यहाँ पे लिखा है these pillars had separate carved tops जो कि कैपिटल्स होती थी often showing lions and bulls. पिलर्स में कहाँ चले गए? पिलर्स वर प्लेस्ड अक्रॉस इंडिया शोइंग एडवांस स्किल्स। मतलब अब ना ये इन्होंने केव्स का छोड़ के भाई ये तुम देख रहे हो ना मतलब पिलर्स में कहाँ आ गए? गलत जगह लिख दिया, कोई बात नहीं। मॉडर्न आर्टिजन्स आर ऑल्सो स्टार्टेड कार्विंग रॉक कट केव्स फॉर मंक्स टू लिव इन। जो मैंने कहानी बताई वही लिखी है। एंड केव बिल्डिंग ट्रेडिशन लेटर स्प्रेड इन द वेस्टर्न एंड साउथ इंडिया, जैसे हमने बात करी। तो वही चीज़ जो मैंने कहा, दैट इज़ ऑल। इन्होंने और एक्स्ट्रा मतलब फालतू का कॉपी पेस्ट कर दिया पिलर वाला यहाँ पे, ठीक है? तो ये लोग क्या करते थे, इस केव को इन्होंने काटा। कैसे काटा होगा? इनके पास लोहा था ना, आयरन। तो आयरन के टूल्स, आयरन के इम्प्लीमेंट से इन लोगों ने काटा और फिर ये लोग क्या करते थे, इसके ऊपर आयरन ऐसे रगड़ते रहेंगे, रगड़ते रहेंगे, रगड़ते रहेंगे। उससे क्या होगा, ये जो चट्टान है चिकनी हो जाएगी, है ना? तो फिर वो अंदर से एकदम बढ़िया लगती है, ठीक है? चलिए, तो ये थी पहली केव, बराबर केव, अशोका ने बनाई थी। और मैं वही कह रहा हूँ ना कि मेरा काम सिर्फ बताना नहीं है, मेरा काम याद दिलाना भी है। तो हम फिर क्या करेंगे, समरी। केव, बराबर केव बाय अशोका। फॉर हू? फॉर द आजीविका सेक्ट। आजीविका सेक्ट। अब एग्जामिनेशन में अगर आ जाएगा तो मुझे इन्विजिलेटर को इम्प्रेस करना है, तो व्हाट आई विल राइट अबाउट कि भाई ये जो बराबर केव्स थी और इसी के साथ साथ नागार्जुनी केव्स थी। यहाँ पे हमें लोमस ऋषि केव दिखती है। हमें यहाँ पे लोमस ऋषि केव दिखती है। इसी के साथ साथ मैं और क्या लिख दूंगा, मैं यहाँ पे ये भी लिख दूंगा कि अशोका जी ने ये आजीविका के लिए बनाई बराबर केव, लोमस ऋषि केव। और इसी के साथ साथ इनके अंदर क्या थे, विहार थे, है ना? इसी के साथ इनके अंदर क्या थे, विहार थे। और ये बेसिकली अशोका एक दूसरे सेक्ट के लिए बना रहा है जो कि क्या दिखाती है, रिलीजियस टॉलरेंस दिखाती है ना? ये अशोकन फेज में, अशोका में रिलीजियस टॉलरेंस भी थी। बस इतना लिख दिया, काम अपना खत्म। चलिए, अब ये कह रहे हैं कि पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर कैसा था? तो यहाँ पे इन लोगों ने रनिंग स्टेटमेंट लिख दी। एंड आई डोंट थिंक कि यूपीएससी शुंगास या कुछ खानवास और कुशान्स के बारे में कुछ भी पूछेगा। अगर पूछेगा तो आप क्या करना, आप जो आपके दिमाग में बैठा हुआ है इसके लिए, मौर्य के लिए और गुप्ता का हल्का, ऐसे करके आप लिख देना, ठीक है? मैं तो यही करूंगा और तो कुछ नहीं। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहे हैं। पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर आया, तो पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर में क्या होगा? विद द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर several small dynasties emerged including शुंगास, खानवास एंड कुशान्स एंड शक्स। और हुआ क्या उसकी वजह से? एंड साउथ इंडिया में सतवाहनास, इक्ष्वाकुस, अभीरास एंड वाकाटास इन द साउथ एंड वेस्टर्न इंडिया। ठीक है, हुआ क्या ये तो बताओ। रॉक कट केव एंड स्तूपा आर्किटेक्चर continued but evolved with unique features from each from each dynasty. With time, caves evolved to be used as चैत्यास एंड विहारास। मैंने कहा था ना पहले चैत्य थे रहने के लिए, अब यहाँ पे चैत्य हो गया कि एक रेक्टेंगुलर प्लेयर हॉल होगा विथ स्तूपास। मतलब बेसिकली ऐसा होगा जैसे बुद्धा को जो अर्लियर होते थे वो
वह बुद्ध की पूजा नहीं करते थे। तो वो ऐसे ऐसे केव होगी, ठीक है? और यहाँ पे ऐसे करके एक स्तूप बना लेंगे अंदर और यहाँ पे बैठ के ऐसे पूजा करेंगे केव के अंदर, ठीक है? चलिए कि वो जो स्तूप है वो बुद्ध की रियल रिप्रेजेंटेशन है, ऐसे मान। तो ऐसी आपको केव्स कहाँ पे दिखती हैं? उदयगिरी केव्स एंड खंडागिरी केव्स में, जो कि भुवनेश्वर, उड़ीसा में है और पैट्रोनाइज्ड बाय कलिंग किंग खारवेला एंड आर आल्सो नोन एज़ हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन या फिर हाथी गुफा केव भी इसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो गुफा की एंट्रेंस है वहाँ पे एक हाथी बना हुआ है, ठीक है? हाथी को कार्व करके बनाया हुआ है। इसी के साथ-साथ रानी गुफा केव भी है जो कि उदयगिरी में है। इट्स अ डबल स्टोरीड एंड फीचर्स ब्यूटीफुल स्कल्पचर, ठीक है? तो अब मैं जब यहाँ से चलूँगा, अभी स्तूपा फिर से आ गया, देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। पोस्ट मॉरियन स्तूपास बिकेम लार्जर, मोर डेकोरेटिव, with stone replacing wood and brickwork. Introduced by Shunga dynasty, torans are decorative gateway to stupas reflecting Hellenistic influence. एग्जाम्पल भरतपुर स्तूप ऑफ मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे ये जो बारूद भरतपुर बोल रहा हूँ, बारूद स्तूप है, ये तो कन्फ्लिक्ट पॉइंट है कि इसको किसने बनाया, इसको शुंग डायनेस्टी ने बनाया या फिर इसको मौर्यन ने बनाया। तो वो तो हम कुछ बोल नहीं सकते उसके बारे में, बट लार्जली यही कहते हैं कि अशोक ने बनाया, ठीक है? अब मुझे यहाँ से क्या याद रखना है? मुझे यहाँ से ये याद रखना है कि यहाँ पर स्तूपा चले, स्तूपा चले। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे विहार भी थे और उसी के साथ-साथ चैत्य आ गए, ठीक है। जो स्तूपास था, वहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि इन लोगों ने ब्रिक्स का इस्तेमाल करना शुरू करा। जो स्तूप्स थे और ज़्यादा डेकोरेटेड हो गए। इसी के साथ-साथ उनका साइज़ जो था वो बढ़ गया। दे बिकेम लार्जर इन साइज़। तो दिस इज़ एक्ज़ैक्टली व्हाट आई वाज़ टेलिंग यू कि भाई बड़ा करके दिखाना है कि जो मौर्य में पड़ा है ना उसको थोड़ा-सा बड़ा कर दो, कि वहाँ डेकोरेशन ज़्यादा थी, यहाँ पे और ज़्यादा है। वो स्तूप बड़े थे, ये और बड़े हैं। है ना? ऐसे करके लिखना है। वहाँ पे मटेरियल मान लो कि मतलब वहाँ पे मटेरियल यूज़ होगा रॉक का, तो यहाँ पे ब्रिक्स का इस्तेमाल होगा क्योंकि रॉक तो आपको तोड़नी पड़ेगी ना, ब्रिक्स को तो आप कैसे भी मोल्ड करके भट्टी में डाल सकते हो। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं ब्रिक्स का और वुड का इस्तेमाल होगा, ठीक है? ऐसे करके आपको लिखना है। चलिए, आगे देखते हैं। अब हम आ चुके हैं गुप्ता पीरियड में, जिसको कि क्लासिकल एज कहते हैं या फिर गोल्डन एज ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे भारत में ऐसे-ऐसे टेम्पल्स, मतलब पहले टेम्पल्स जो थे वो रॉक्स के अंदर थे, अब रॉक्स के बाहर टेम्पल बने, मतलब स्ट्रक्चरल टेम्पल्स बनेंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि गुप्ता एम्पायर जो कि 4th सेंचुरी एडी में आया, इसको कि गोल्डन एज ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर कहते हैं। During this period, there was a notable change towards building of temples, especially during the later Gupta reign, who were mainly Hindus. तो केव आर्किटेक्चर देखते हैं गुप्ता पीरियड में। यूपीएससी ने भाई इसको नहीं छेड़ा है अब तक। मेरे को लग रहा है, मेरी गट फीलिंग कहती है कि इस बार जो क्वेश्चन है उसमें ये लोग बोलेंगे कि बताओ कि संस्कृत का क्या इन्फ्लुएंस है भारत की सोसाइटी पे, ठीक है, पहला। दूसरा, दे कैन आस्क यू अबाउट, मतलब एग्ज़ैक्ट पूछेंगे कि गुप्ता गुप्ता के टेम्पल्स के बारे में बताओ, गुप्ता के रॉक कट टेम्पल्स के बारे में बताओ, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन आ सकता है। या फिर हाँ, गुप्ता लिटरेचर के बारे में क्वेश्चन बताओ, ये मेरे को लगता है आ सकता है भाई। गुप्ता का आर्ट एंड लिटरेचर पे सवाल आ सकता है या फिर आ गया है, शायद आ गया है भाई 2025। लेट्स सी, देखेंगे। During this period, mural paintings were significant new feature that brought a lively artistic touch to inside of the caves. क्या दिख गया? गुप्ता के पीरियड में क्या हो जाएगा, हमने देखा क्या आ जाएगी, मुराल पेंटिंग। ऐसे करके अपने दिमाग ये याद रख, ठीक है? बाकी सब भूल जाओ, ये नहीं भूलना कि हमको क्या दिखता है, मुराल पेंटिंग। तो पहला है पांडवलेनी केव्स। 24 बुद्धिस्ट केव्स एट पांडवलेनी in Nasik, Maharashtra were first built in 1st century AD during the Hinian period. Later Mahayan influence appeared with Buddha statue carved inside. This site has an advanced water system with rock water tanks. बढ़िया। तो ये कह रहे हैं कि जो पांडवलेनी केव है ना? जो पांडवलेनी केव है, ये हयंक डायनेस्टी में भी थी। और लेकिन बाद में क्या हुआ कि हमको दिखता है कि यहाँ पे महायान का इन्फ्लुएंस है। तो कैसे पता चलेगा? जो हर्यंक डायनेस्टी थी ना, वो बेसिकली ऐसे चार दीवारी वॉल बनाती थी। वो मतलब एल्ट्रुइस्ट जैसे थे, सिंपल लिविंग। लेकिन महायान बुद्धिज़्म क्या करेगी, आके यहाँ पे प्यारे-प्यारे बुद्धा जी के वो बनाएगी। मतलब बुद्धा जी की स्कल्पचर्स बना देगी अंदर, तो स्टैचूज़ बना देगी। तो हमको वहाँ से पता चलता है कि पहले यहाँ पे हीनयान का डोमिनेंस था और उसके बाद बुद्धा जी की मूर्ति पूजा होने लगी, तो यहाँ पे महायान का इन्फ्लुएंस हमको दिखता है। यहाँ पे पांडवलेनी केव्स में। आगे देखते हैं, फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि मंडपेश्वर केव है,
तो मंडपेश्वर केव यहाँ पे आप देख सकते हो, ये छोटी सी जो फोटो है ये मंडपेश्वर केव है। द केव्स नियर बोरीवली महाराष्ट्र वर फर्स्ट बिल्ट एज ब्राह्मणिकल केव इन लेट गुप्ता पीरियड, लेटर दे वर टर्न्ड इनटू क्रिश्चियन केव्स। अबे बाप रे, these sites now has remains of Hindu sculptures and a church with a graveyard above the caves। भाई ये कैसे हो गया, ये तो मुझे भी नहीं पता था। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मंडपेश्वर केव्स थी, ठीक है, ये पहले हिंदू केव्स थी जो कि गुप्ता पीरियड के दौरान बनी, और फिर उसके बाद ये क्रिश्चियन केव्स में डेवलप हो गई। उदयगिरी की केव्स है, उदयगिरी की केव ये दूसरी वाली है, देखो यहाँ पे भी देखो उदयगिरी खंडागिरी लिखा हुआ है ना, कहाँ गया ये, उदयगिरी खंडागिरी भाई ये उड़ीसा वाली है, इनमें मत कंफ्यूज कर जाना, ये बुद्धा वाली है, तो बुद्धा बुद्धा नहीं सॉरी गुप्ता वाली है। ये कहाँ पर है, ये उदयगिरी की केव, दे आर इन मध्य प्रदेश। So they are located in Vidisha, Madhya Pradesh. These caves were built under Chandragupta II. In the early 5th century AD, they are known for many rock cave carvings, especially the famous Varaha। इसमें आप देख सकते हो ये वराह अवतार में विष्णु जी हैं, और ये गॉड अर्थ को उठा रहे हैं, मतलब अर्थ को बेसिकली ऐसे कि मतलब अर्थ का उद्धार कर रहे हैं, अर्थ को डूबने से बचा रहे हैं अपने जो वो होते हैं ना बोर के जो दांत निकले होते हैं dust, उससे बेसिकली अर्थ को बचा रहे हैं, ठीक है। इज वन ऑफ द अर्लीस्ट हिंदू आर्ट वर्क, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो अब हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जब हम गुप्ता पीरियड की बात करेंगे और हम रॉक्स की बात करेंगे, तो भाई इफ यू डोंट राइट हियर अबाउट मुराल्स तो आप गए, इफ यू डोंट राइट हियर अबाउट लेट्स से उदयगिरी, उदय है उदयगिरी है, इफ यू डोंट राइट हियर अबाउट उदयगिरी केव्स तो आप गए, राइट, कि मुराल्स, उदयगिरी, और इसी के साथ साथ यहाँ पे गुप्ता पीरियड में क्या हो रहा है कि महायान का डोमिनेंस है बुद्धिज्म में, है ना। तो इसका मतलब ये है कि मूर्ति पूजा जो है वो महायान बुद्धिज्म में भी आ गई है। अब आगे चलते हैं गुप्ता आर्किटेक्चर के बारे में। तो गुप्ता आर्किटेक्चर में ये क्या लिखा है, द गुप्ता पीरियड मार्क द बिगिनिंग ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर एंड सेट द बेस फॉर फ्यूचर ग्रोथ। द टेम्पल बिल्डिंग मैनुअल्स वर ऑल्सो क्रिएटेड शोइंग अ प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टाइल। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि टाइप्स ऑफ मटेरियल क्या क्या थे जो गुप्ता पीरियड के समय पे इस्तेमाल हुए, तो ये कह रहे हैं कि ब्रिक्स एंड स्टोन्स का इस्तेमाल हुआ था। ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड टेम्पल्स वर मेनली बिल्ट ऑफ ब्रिक और स्टोन, विद ब्रिक्स बिकमिंग मोर प्रेवलेंट टुवर्ड्स द एंड। तो ब्रिक और स्टोन में डिफरेंस क्या होता है भाई, ब्रिक होती है इसको हम बेसिकली क्ले होती है, क्ले को भट्टी में डाल के हम ब्रिक बनाते हैं ना। स्टोन क्या है, पत्थरों का इस्तेमाल, ठीक है। इसमें क्या होगा, क्वारी में गए, ऐसे पत्थर काटा, मान लो ऐसे करके एक बड़ा सा बोल्डर काटा, फिर इसको छेनी या थोड़े से काट काट के एक स्क्वायर शेप देंगे, तो उसको स्टोन कहते हैं। इन द नॉर्थ, ठीक है, तो ये इसको फिर से पढ़ते हैं क्या लिखा है, ब्रिक्स एंड स्टोन। तो यहाँ पे लिखा है ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड टेम्पल्स वर मेनली बिल्ट यूजिंग ब्रिक्स एंड स्टोन, और विद ब्रिक बिकमिंग मोर प्रेवलेंट टुवर्ड्स द पीरियड्स एंड। इन द नॉर्थ the Gupta dynasty had influence. The brick temples were intricately adorned with carved bricks and terracotta plaques। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि बेसिकली जो जैसे मान लीजिए कि ऐसे टेम्पल है ना, तो उसके ऊपर क्ले के स्टैचूज बना दिए, ठीक है, ब्रिक्स को कार्व कर दिया, मतलब जब ब्रिक बना रहे हैं और वो पूरी पकी नहीं होती है ना, तो उसके ऊपर आप डिजाइन बना सकते हो ना लोहे से, तो वैसे करके स्टोन temples were decorated with elaborate reliefs of sculptures with that enhance their aesthetic and religious allure। ठीक है, डिजाइन एलिमेंट्स इन द ईस्टर्न इंडिया, बंगाल की तरफ अर्ली टेम्पल स्ट्रक्चर्स वर adorned with stucco designs before terracotta was used instead। This created a unique local flavor in Gupta temple। ठीक है, तो ये देख लेते हैं ईस्टर्न टेम्पल्स का उसको कैसा होता है ईस्टर्न टेम्पल। इनको इसको कहते हैं भाई स्टूपो आर्ट। ये देख रहे हो, ये कह रहे हैं कि टेम्पल्स के बाहर ऐसे ये आर्ट बना लेते इसको, ये आर्ट जो बनाते थे, है ना, इसको बेसिकली कहते हैं स्टूपो आर्ट। चलिए आगे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि कार्व्ड ब्रिक्स एंड
Carved bricks and terracotta plaques were utilized for intricate detailing and ornamentation, becoming a distinct feature of Gupta architecture. तो यहाँ पे लिखा है कि फेजेस ऑफ गुप्ता आर्किटेक्चर। तो पहला है फर्स्ट फेज, सिंपल स्क्वायर गर्भगृह होता था जो कि हमको दिखता है कंकाली टेम्पल में। तो कंकाली टेम्पल को गूगल करें जरा। ये अरे कैसा टेम्पल है मतलब, क्या बात है मतलब, ये देखो, ये कंकाली टेम्पल है, देख रहे हो इतना, इतना ही मतलब सिंपल है, मतलब इट इज लाइक कि मतलब ऐसे कि क्या कहते हैं कि मतलब बस ये ऊपर से रॉक पकड़ी, है ना? ऐसा लग रहा है कि बस ऊपर से रॉक पकड़ी, ये रॉक रख दी, 4 पिलर बनाए, है ना? पिलर खड़े करे, रॉक रख दी और पीछे देख रहे हो बस एक मतलब ये इट इज़ लाइक अ स्क्वायर, जैसे गाँव में जैसे कोई इंसान हो जो थोड़ा गरीब हो, है ना? उसके घर होते हैं, वैसा है, क्योंकि उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है? फिर इसके बाद क्या होगा? यहाँ पे ये कह रहे हैं, देख रहे हो ज़मीन के बराबर है ये, ज़मीन से ज़्यादा ऊँचा नहीं है ना? ज़मीन से ज़्यादा ऊँचा नहीं, ज़मीन के बराबर-बराबर है। मतलब अगर आप यहाँ पे देखोगे, साइड में भी अगर आप देखोगे तो ये देखो इस तरफ, ये ज़मीन ऊपर है इधर, है ना? और ये ऐसे ही बस बनाया है। अब ये कह रहे हैं कि जगती, मेबी वहाँ पे फ्लड कुछ आते होंगे तो एडिशन ऑफ जगती या फिर रेज़्ड प्लेटफ़ॉर्म, रूफ्ड प्रदक्षिणा पर, मतलब अभी ये भगवान के आप यहाँ पे चक्कर काटोगे ना, क्या ऊपर रूफ़ है? नहीं है, है ना? तो अब ये कह रहे हैं कि यहाँ से ऐसे करके रूफ़ बनेगी, ठीक है? और ये कह रहे हैं कि इलैबोरेट सुपर स्ट्रक्चर, तो देख कर आते हैं पार्वती टेम्पल ऑफ नाचन ना नाचना कुटारा, देख के आते हैं। ऐसे ही तैयारी होती है। इसलिए मैंने कहा था कि ऐसे पढ़ेंगे जैसे कि हम दोनों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर मैं बैठूँगा उनको ढूँढने के लिए, क्या कहते हैं, मतलब इफ आई सिट एंड ट्राई टू फाइंड द, क्या कहते हैं, द इमेजेस पहले ही, तो भाई बहुत समय लग जाएगा। सिस्टम ही हैंग हो गया। ओके, आ गया, क्या बात है। ये देखिए, ये पार्वती टेम्पल है। तो अब इसके अंदर आपको क्या देखना है? अब इसके अंदर आप ध्यान से देखोगे तो आपको जगती दिखेगी। जगती क्या होती है? भाई कितनी बार प्रेस हो गया? तो जगती क्या होती है? जगती इज दिस रेस्ड प्लेटफॉर्म, देख रहे हो? अब टेम्पल जो है वो ऊपर चढ़ गया है। ये कम, अरे कितनी अच्छा, मैंने ज्यादा बार प्रेस कर दिया ना, वो हैंग हो गया था तो मुझे लगा कि, तो अब देख रहे हो ये स्टेज वन है। थोड़ी पेशेंस चाहिए, थोड़ी पेशेंस। ये स्टेज वन है, ये स्टेज टू है। जमीन के कितनी पास में, ये ऊपर चढ़ गया, और इसे क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जगत, ठीक है? ऐसे होती है पढ़ाई। अकेले करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है ना, आदमी बोर होता है, कौन देखे क्या जगह, ठीक है? अब देखो, ये मतलब बेसिकली इसकी छत उड़ गई है, तो मतलब ये जो छत होगी, ये ऐसे होगी ना, यहाँ से ऐसे 2 पिलर आएँगे और ये ऐसे करके कवर्ड होगी। तो ये, ठीक है? तो हमको जगती दिखा जो कि रेस प्लेटफ़ॉर्म था। अब हमको दिखेगा थर्ड फ़ेज़, ठीक है? अब देख रहे हो थर्ड फ़ेज़ में क्या होता है, देखते हैं। थर्ड फ़ेज़ में ये कह रहे हैं कि आप जाओ दशावतार टेम्पल लेकर आओ देवगढ़ का। तो देखते हैं, दश अवतार, दशावतार टेम्पल। भाई एक तो ये सॉफ्टवेयर थोड़ा-सा अच्छा मिल गया है, नहीं तो क्या ही होता अपना, मतलब कॉपी पेस्ट ईज़िली हो जाता है। अब दशावतार टेम्पल में क्या हुआ है? जो दशावतार टेम्पल है, इसके अंदर आपको पुराने सारे दिखेंगे और एक एक्स्ट्रा फीचर दिखेगा, और वो एक्स्ट्रा फीचर क्या है? ये देखो, ये देखो। अब दशावतार टेम्पल में आपको एक शिखर बनते हुए दिखा, ऑफ कोर्स ये समय के बाद टूट गया, लेकिन इतनी बुद्धि हमारे में है कि भाई हम इसको रिकंस्ट्रक्ट कर लें, है ना? इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं शिखर। शिखर को हिंदी में क्या कहते हैं? माउंटेन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? माउंटेन कहते हैं, है ना? तो वही सेम चीज़, और ये बेसिकली कहते हैं, ये बेसिकली ईश्वर के घर की तरफ को बताता है, ठीक है? सुमेरु करके माउंटेन होती है, तो बेसिकली कहते हैं कि वहाँ पे ईश्वर रहते हैं। तो ये उसको ही क्या कहते हैं, कैरेक्टराइज़ करता है कि जो ईश्वर है वो पहाड़ों पे रहते हैं ना, जैसे शिव जी का कैलाश है, तो वो उसको बताता है। देख रहे हो?
तो यहाँ पे क्या लिखा है? इंट्रोडक्शन ऑफ अ शिखर, इंट्रोडक्शन ऑफ अ शिखर ओवर गर्भगृह। गर्भगृह क्या होता है? गर्भ मतलब जैसे वूम्ब कहते हैं। तो वूम्ब का घर जहाँ पे इस भगवान की फोटो रखी जाएगी, प्रतिमा रखी जाएगी, उसके पास क्या होगा? शिखर होगा। तो ये हमको शिखर दिख गया। ये है टेम्पल कंस्ट्रक्शन ऑफ द गुप्ता पीरियड। जो अगर यूपीएससी ने पूछ लिया, मैं तुम्हें लिख के देता हूँ। हाँ, लिख मतलब मैं तो कह रहा हूँ ना भाई, कि कोई भी एवरेज एस्पिरेंट जो कि बहुत सीरियसली पढ़ता होगा, लेकिन मैंने ये देखा है कि भाई इफ यू डोंट हैव दैट कीड़ा ना, क्यूरियोसिटी, तो तुम क्या ही सर्च करोगे, है ना? यू विल नॉट बी सर्चिंग, एंड बिकॉज यू आर नॉट सर्चिंग, यू विल नेवर बी एबल टू रियली अंडरस्टैंड द डिफरेंस। क्या है इसमें? ये जो टेम्पल है इसके अंदर इन लोगों ने क्या किया? रॉक काटी, स्क्वायर स्क्वायर बना लिए और लगा दिए। तो ये जो है ये पहला टेम्पल है। काफ़ी बेसिक टेम्पल है और इस टेम्पल का नाम हम फिर से देख लेते हैं। इसका नाम है कंकाली देवी। कंकाल जैसा ही तो है ना? तो ऐसे कह लो कि बस कंकाल है, कोई डिज़ाइन नहीं। इसको हम कह लेंगे कंकाली देवी, कंकाली देवी टेम्पल, ठीक है? आगे चलते हैं। आगे क्या हुआ? कंकाली देवी है, तो अब बेसिकली हमने थोड़ा-सा इसको उठा दिया और इसको कहते हैं जगती, ठीक है? और यहाँ पे इसके आप चारों तरफ ऐसे चक्र परिक्रमा करते हो, ठीक है? और ये देखो बाकी तो सब सेम है ना? एकदम एकदम स्क्वायर जैसा है। तो इसको हम सेकंड में कहते हैं इसमें जगती आ गई, ठीक है? तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे कि ये है पार्वती टेम्पल, पार्वती टेम्पल। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये दशावतार टेम्पल है। देखो, पहली चीज़ रेज़्ड है ना? ऊँचा है, जगती है। प्रदक्षिणा पथ जहाँ पे हम गोल-गोल चक्कर लगाते हैं भगवान के, है? है। इसी के साथ-साथ ऊपर एक सिस्टम भी बना दिया है, शिखर, है ना? ऐसे करके होगा, ये अभी तो टूट गया था ना हवा की वज़ह से और विंड से इरोज़न होती रहती है। तो ये हो गया हमारा शिखर और शायद ये ऐसे पानी के मतलब ये पानी के स्रोत होंगे, है ना? तो पंचायतन स्टाइल इसको कहते हैं। जो भी है बट इतना समझ में आ गया ना 3 टेम्पल, भाई कंकाली, पार्वती और दशावतार। इसका नाम क्या है? दशावतार टेम्पल। तो ये कौन-सा हो जाएगा? दशावतार। बस भाई। तो केपीडी करके याद कर लो अगर होता है तो। कैसे भी याद कर लो बट एग्ज़ाम में याद रखना है। और याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप आएगा। जगती वाला पार्वती जी का था, जो नॉर्मल टेम्पल था वो कंकाल जैसा तो कंकाली देवी और फिर उसके बाद एक के ऊपर शिखर थी तो वो दशावतार थी। हो गया, ठीक है? चलो बढ़िया। अब आगे चलते हैं। है ना? तो अब कहोगे भाई इससे पहले टेम्पल कौन से थे? अबे रॉक कट थे बोला ना, इससे पहले कौन-सा था? ऊपर देख रहा है ना मंडपेश्वर टेम्पल क्या था? ये वाला मंडपेश्वर केव्स। ये कौन-सी केव्स हैं भाई? ये हिंदू केव्स हैं। तो वो बोलेंगे कि गुप्ता के टेम्पल में टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में लिखो। तुमको क्या लिखना है? मंडपेश्वर केव्स, मंडपेश्वर, है ना? मंडपेश्वर केव्स, फिर उसके बाद कंकाली देवी के बाद पार्वती जी का मंदिर और फिर दशावतार टेम्पल। आई कैन चैलेंज यू, तुम जाना अपने फेलो यूपीएससी एस्पिरेंट से पूछना कि भाई मुझे ये बता गुप्ता पीरियड का जो हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर है वो कैसे इवॉल्व हुआ है? कुछ नहीं आएगा उसे। वो नहीं बता पाएगा कि भाई कंकाली देवी जी का मंदिर था, फिर उसके बाद पार्वती जी का मंदिर आया, फिर उसके बाद दशावतार का टेम्पल आया, है ना? आई कैन गारंटी यू कि मतलब अगर उसने मेंस भी लिखा होगा शायद वो इतना अच्छे से ना बता पाए, है ना? तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि किताबों से अगर सिलेक्शन होनी होती तो हर किसी के पास किताब है, उनकी हो क्यों नहीं रही? बिकॉज़ यू ऑलवेज़ हैव टू गो वन स्टेप हायर, ठीक है? तो वो चीज़ मतलब वो चीज़ आएगी कहाँ से? बहुत समय लगता है। तो यहीं पे वो सेम चीज़ लिखी है कैटेगरीज़ ऑफ गुप्ता टेम्पल। तो यहाँ पे लिखा है पहला कंकाली देवी है, फिर पार्वती जी का टेम्पल है और दशावतार टेम्पल अभी हमने देख लिया। आगे चलते हैं। आगे ये कह रहे हैं कि रेक्टेंगुलर टेम्पल्स विथ एस एप्सिडल ब्लैक एंड बैरल वॉल्टेड रूफ्स, ये भी देख लेते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कोपटेश्वरा टेम्पल। आओ देख के आते हैं कैसा होता है। सर्च कर रहा हूँ कोपटेश्वर, कोपटेश्वर टेम्पल। बाप रे! ये इन्होंने बनाया है। क्या डेंजरस टेम्पल है भाई, रुको भी दिखाता हूँ। पहले एक बार सर्च कर लो। वाज़ बिल्ट बाय भाई
ये तो 7th सेंचुरी का है एंड इट मतलब इसकी वो हुआ है कोपटेश्वर, ये दूसरा वाला होगा गुप्ता पीरियड। अपनी क्यूरियोसिटी को 2 मिनट के लिए शांत रखो, बस अभी आ रहा है, आ गया। ये रहा आपके सामने कोपटेश्वर टेम्पल, देख रहे हो। अब इसको देखते हुए हम वापस पढ़ेंगे कि इन लोगों ने क्या लिखा। इन लोगों ने लिखा है कि टेम्पल, रेक्टेंगुलर टेम्पल विथ एप्सिडल ब्लैक एंड बैरल वॉल्टेड रूफ। ठीक है, ये देख रहे हो रूफ कैसी है, मतलब जैसे बैरल नहीं होती, बैरल, बैरल तो समझते होगे, ऐसे करके बैरल होती है ना, तो बैरल जैसी रूफ है। तो ये रूफ कैसी है, गोल है। लेकिन इससे पहले वाले टेम्पल्स में कैसी थी, रुको वो टेम्पल्स भी लेकर आते हैं। हाँ अब बढ़िया, अब वही दबा। हाँ अब देखो भाई, लो भाई अब तो डेंजरस ही हो गए हम, सुपर डेंजरस हो गए हम। 5 स्टेजेस बताएंगे अब। ये कौन सा टेम्पल है, ये हो गया हमारा कप कपोटेश्वर टेम्पल। भाई मुझे माफ करना अगर किसी की रिलीजियस भावना वो हो रही है। आई जस्ट, मेरा लिंग्विस्टिक एप्टीट्यूड खराब है। If I failed in UPSC mains, it was because of my linguistic aptitude. You will see, even when I write spellings, I write wrong spelling because in my head I write what I hear, not what I have read. समझ रहे हो? So because of that, I do a lot of spelling mistakes. और even while reading also, मतलब my head takes a shortcut. ठीक है? तो अब मैं वो, ऑफ कोर्स आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव इट। हमें लगता है अभी 3-4 महीने से तो कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, कपोटेश्वर टेम्पल। ठीक है, तो कपोटेश्वरा टेम्पल है। ठीक है, ये काजारेला में है, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट, फर्क नहीं पड़ता, बस हम ऐसे लिख लो कपोटेश्वर। कपोटेश्वर जी, ये कौन सा था, देवगढ़, नहीं दशावतार, जो कि देवगढ़ में। ये पार्वती जी का जगती है यहाँ पे। और ये कौन सा था, कंकाली देवी का। और इसी के साल सामने, जब पहले जब ये आया था तो कौन, अब तो वो इतना मेहनत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि गुप्ता पीरियड इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल रिसेंट में नहीं आ रहा है। तो रॉक कट आर्किटेक्चर पे आ गया ना, कि एक्सप्लेन द एवोल्यूशन ऑफ गुप्ता टेम्पल आर्किटेक्चर, इफ यू राइट दिस, इफ यू राइट दिस, खत्म, मतलब गुड बाय है। बहुत हाई ना, हाई मार्क्स देगा वो। मंडपेश्वर टेम्पल, प्लीज भाई इसको लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अपने कहीं पे, इसको सेव कर लो। मेंस में ये क्वेश्चन आने के बहुत हाई चांसेस। ठीक है, मंडपेश्वर टेम्पल, कंकाली देवी, पार्वती जी का टेम्पल, दशावतार टेम्पल एंड कपोटेश्वर टेम्पल। ठीक है, और कपोटेश्वर टेम्पल में क्या है, तो देख रहे हो स्क्वायर जैसी है एकदम, मतलब ऐसे क्यूबॉइड सा है, सब क्यूबॉइड जैसा है। और ये कैसा हो गया, रूफ कैसी हो गई, बैरल शेप्ड रूफ है। ठीक है, रूफ कैसी है, बैरल वॉल्टेड रूफ है। इसी के साथ साथ यहाँ पे लिखा है एप्सिडल ब्लैक, में भी अंदर की तरफ से थोड़ी काली ब्लैक होगी अच्छा दिखाने के लिए, मतलब। बट जो मेन चीज़ है वो क्या है, बैरल वोल्टेड रूफ। ठीक है, बस इतना याद रखना। ठीक है, और इसी के साथ साथ आप देखो, मतलब जो पिलर के डिजाइन है कितने इंट्रिकेट हो गए, अब देख रहे हो पिलर के डिजाइन कितने बढ़िया हो गए, है ना। तो आप ये भी लिख सकते हो कि जो पिलर के डिजाइन थे वो भी इम्प्रूव्ड होने लगे। यहाँ पे देखो कोई बैठा हुआ है ना, जो द्वारपाल बैठे हुए हैं। तो ऐसे करके आप लिख सकते हो कि यहाँ पे आपको क्या दिखते हैं, द्वारपाल बैठे हुए दिखते हैं। जो पिलर के डिजाइन थे वो भी, मतलब पिलर के डिजाइन जो थे वो और ज्यादा बारीक होने लगे। ठीक है, इम्प्रूव्ड पिलर डिजाइन। ठीक है, तो मतलब पिलर जो थे वो कार्व्ड थे, है ना, कार्व्ड एंड पॉलिश्ड पिलर्स थे। और जो बैरल वॉल्टेड रूफ थी, जैसे कि कपोटेश्वर टेम्पल में हमको दिखता है। ठीक है, कपोटेश्वरा, दशावतारा कपोटेश्वरा, पार्वती टेम्पल, और उसके बाद कंकाली देवी टेम्पल। ठीक है, बढ़िया। और यहाँ पे लिखा है सर्कुलर टेम्पल्स विद शैलो रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शन, जैसे कि मनियार मठ श्राइन एंड राजगीर बिहार। सर्कुलर लेआउट which was rare in India, Indian temple architecture highlights the experimental nature of Gupta architecture। भाई ये भी सर्कुलर है। ये जो मनियार मठ श्राइन है, ये भी इसी का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, इतने भी वो नहीं करना, पहले है मंडपेश्वर, कंकाली, पार्वती, दशावतार एंड देन
कपोटेश्वर। चलिए, आगे चलते हैं। ये कह रहे हैं कि क्या मतलब व्हाट एग्ज़ैक्टली इज़ द आई वुड से कि सिग्निफिकेंस क्या है? तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि गुप्ता पीरियड में टेम्पल बिल्डिंग के मैनुअल्स आ गए। मैनुअल्स का मतलब क्या है कि एक गाइड आपको मतलब एक बुक मिल जाएगी जिस हिसाब से आप अपने टेम्पल बिल्डिंग को कर सकते हो, जो कि आज की आर्किटेक्चरल बुक की तरह है, जो आर्किटेक्चर की बुक्स होती हैं उनकी तरह है। घाट ऑफ शिखरा, जो शिखर होते हैं, जैसे हमने देखा ना, ऊपर को ऐसे करके बनाते हैं। तो हम बोलेंगे कि भारत के अंदर सबसे पहले जो शिखर का डिज़ाइन था, जो कि हमको साउथ इंडिया में हर टाइप के अ, द्राविड में दिखता है ना? और नागर स्टाइल में भी दिखता है, वो सबसे पहले यहाँ पे दिखा। तो नागर स्टाइल में भी शिखर है और साउथ इंडियन स्टाइल में भी। डिफरेंट डिफरेंट टेम्पल डिज़ाइन्स थे, है ना? कोई सर्कुलर थे, कोई स्क्वायर था, कोई रेक्टेंगुलर था, तो कोई सर्कुलर भी था। फोकस ऑन हिंदू वर्शिप, मोस्ट टेम्पल्स वर हिंदू, डेडिकेटेड टू गॉड्स लाइक विष्णु, शिवा, शक्ति। शक्ति वाला पार्वती जी का, ठीक है? शिवाजी एंड विष्णु जी का। दशावतार जी जो है, दशावतार तो विष्णु जी का हो गया ना, रिफ्लेक्टिंग रिलीजियस स्पिरिट ऑफ द टाइम। ठीक है? बस इतना आपने लिख दिया, हो जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, बट उससे पहले हम अपनी बुद्धि में उन टेम्पल्स को डालने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई? तो सबसे पहले हमने कौन-सा देखा था? हमने देखा था मंडपेश्वर। और ये क्या है? ये केव स्टाइल टेम्पल है। फिर इसके बाद गुप्ता पीरियड में स्ट्रक्चरल टेम्पल बनते हैं, जहाँ पे इन लोगों ने रॉक्स को काट-काट के तो वो बनाया ना, मतलब रॉक्स काटे और स्टोन्स बनाए। तो उसका नाम क्या दिया? कंकाली देवी या कंकाली टेम्पल। फिर टेम्पल के आसपास जगह थी, मतलब टेम्पल को ज़मीन से उठा दिया, क्योंकि ईश्वर ऊपर रहता है ना। तो इसको हमने क्या बोला? इसको हमने कहा पार्वती टेम्पल। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हमने देखा कि पार्वती टेम्पल के बाद शिखर आने लगे। तो वो हमने कहाँ पे देखा? वो हमने देखा देवगढ़ के मंदिर में, या दशावतार टेम्पल। इसके बाद हमने देखा कि जो उसका टॉप था, मतलब जो टॉप था, अभी तक रेक्टेंगुलर, स्क्वायर था, अब सर्कुलर, मतलब बैरल शेप्ड टॉप आया। तो वो हमको कहाँ पे दिखता है? वो हमको दिखता है कपोटेश्वर। ठीक है? हाँ भाई, कपोटेश ही है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना भाई मेरा कपाट दर्द हो रहा है, तो वैसे याद कर लो कि कपाट ही गोल है ना उसका, तो कपोटेश्वर टेम्पल। देखो भाई, इतना हमने देख लिया। आई कैन राइट एंड आई कैन गिव यू कि तुम किसी दोस्त से पूछना, उसको नहीं आया। अभी पढ़ो, प्रीलिम्स हो जाएगा तो फिर मेंस में एक बार पढ़ना, यू आर गुड टू गो। मेंस में डिविएट डिस्ट्रैक्ट मत होना, यही पीडीएफ्स को पढ़ना है जो हम अभी पढ़। फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डू पल्लव आर्किटेक्चर, चालुक्य आर्किटेक्चर, होयसाला आर्किटेक्चर और विजयनगर आर्किटेक्चर। ये सारे आर्किटेक्चर साउथ इंडिया के हैं, तो ये वीडियो नॉर्थ इंडिया फोकस हो गया। अगला जो फोकस होगा वो